हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन सभी क्लासेस। सो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने किया था पीएम और सीएम को डिस्कस। तो कहने का मतलब ये है, हमने लेक्चर जो यूनिट पार्ट 5 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है उसको स्टार्ट किया हुआ है। यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंडर हमने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को हमने डिस्कस कर लिया है। स्टेट वाले जो पार्ट 6 के अंदर आता है वो हमने डिस्कस किया उसके अंदर चीफ मिनिस्टर को। ठीक है, ये इससे पहले वाले ही लेक्चर में हमने दोनों को कंपैरेटिवली कवर किया था। आज जो करेंगे वो हम ओनली एंड ओनली आपका क्या करेंगे, गवर्नर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए गवर्नर जो है वो एग्जीक्यूटिव के अंदर ही आता है, लेकिन वो यूनियन एग्जीक्यूटिव ना होकर के कौन सा एग्जीक्यूटिव है, गवर्नर आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, तो हम क्यों डिस्कस करेंगे गवर्नर को। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको थोड़ा सा डिमार्केशन करके बता देता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो कैसे आपको मिलेंगी। ठीक है, और हमारा जो पढ़ाने का और पढ़ने का जो आपका वे होगा वो कैसा होगा वो भी समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले अब तक हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A ये जो है हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में एक एक करके सारा डिस्कस कर लिया है। तो अब बेसिकली जो पार्ट आपका 5 है, 4 तक हो चुका है, 4A तक। अब पार्ट 5 जो है वो बेसिकली किससे डील करता है, द यूनियन से। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का पीडीएफ देखेंगे, ठीक है, एक लेक्चर के अंदर मैंने आपको वो कंप्लीट पीडीएफ जो है उसका सारा इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवा दिया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो उस लेक्चर को जरूर देख लेना, उसमें मैंने सारे पार्ट्स, सारे स्केड्यूल डिस्कस किए थे। देखिए पार्ट 5 जो है वो बेसिकली किससे डील करता है, द यूनियन से। उसके बाद इसके अंदर फर्दर जो है द यूनियन के अंदर चैप्टर डिस्ट्रीब्यूट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। चैप्टर 1 जो है आपका वो किससे डील करता है, द एग्जीक्यूटिव से। चैप्टर 2 डील किससे करता है, पार्लियामेंट से। चैप्टर 3 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। चैप्टर 4 यूनियन जुडिशरी, क्लियर, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उससे रिलेटेड है चैप्टर 4। चैप्टर 5 आपका CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है, जिसको महालेखा बोलते हैं आप हिंदी में। अब हम जो बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं वो चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द एग्जीक्यूटिव। अब इसमें हमने प्रेसिडेंट को कर लिया है अपने लेक्चर्स में, वाइस प्रेसिडेंट हमने कर लिया है, प्राइम मिनिस्टर जो है इससे पहले वाले लेक्चर में कर लिया है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, आज का जो लेक्चर है उसके नेक्स्ट जो लेक्चर आपको मिलेगा वो रहेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे। इसमें अगेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और स्टेट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों को कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। ठीक है, और अटॉर्नी जनरल, ये दो बचेंगे आपके। इधर बात करते हैं पार्ट 6 के अंदर। देखिए गवर्नर आज हम डिस्कस कर लेंगे, चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पीएम के साथ कंपैरेटिव स्टडी के अंदर। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, दोनों को कंपैरेटिव स्टडी करते हुए। फिर यहाँ पे ये एजी जो है, यहाँ अटॉर्नी जनरल है, यहाँ पे क्या है, एडवोकेट जनरल है स्टेट के अंदर। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ें होने के बाद फिर हमारा जो सबसे मेजर चंक आता है इंडियन पॉलिटी का, वो आता है पार्लियामेंट और यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि कहने का मतलब ये है पार्ट 5 और पार्ट 6 जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा, आप एक मान लेना कि जो आपका इंडियन पॉलिटी का आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो उसके अंदर जो भी इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है तो उसका 80 to 90% जो है आपका, जो मैं यहाँ करवा दूंगा पार्ट 5 पार्ट 6 तक, बशर्ते आप पहले जो पार्ट 4 तक जो आप देख चुके होंगे। ठीक है, तो पार्ट 5 पार्ट 6 जो है यहाँ पे आपका जो सिलेबस है 80 to 85% आपका कवर हो जाएगा। किसी भी आप एग्जाम में आप देख लेना, इन्हीं से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इससे बाहर जो है बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, हम ऐसे नहीं कि सिलेबस पूरा करेंगे, सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, एक एक आर्टिकल को पढ़ेंगे। क्लियर, यही मेरा जो आपको इनिशियली जब फर्स्ट लेक्चर लिया था मैंने आपको यही बोला था, हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को अपना बेस रख के, हम बुक को बेस नहीं बनाएंगे। बुक से हम चीज़ों को समझते हैं, ठीक है, इजी लैंग्वेज में, लेकिन एग्जाम पूछा जाता है यहाँ से, यानी कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से। अब होता क्या है, हम पढ़ते हैं बुक्स को, बुक्स के अंदर क्या होता है, ऑथर जो होता है वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग क्या करता है, जैसे अगर उसको लगेगा गवर्नर के बीच में यहाँ पे ये चीज़ डालनी अच्छी लगती है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वहीं डाल देगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ें वहाँ नहीं मिलेंगी आपको, वो कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी होता है चीज़ें आगे पीछे मिले। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट जब हम कर रहे थे, ठीक है, उसमें आर्टिकल 52 से लेकर के आपका 62 तक सॉरी, वहां तक क्या था आपका प्रेसिडेंट का चल रहा था। लेकिन कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो प्रेसिडेंट से डील करते हैं, बट वो 52 to 62 के बीच में ना होकर के आगे भी हैं, जैसे 74 के अंदर भी आते हैं, फिर उसके बाद 88 के अंदर भी आता है। तो ये क्या है, वो आपको तभी पता होगा जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को बेस रख के चलेंगे अपना। ठीक है, तो ये अब आपको समझ में आएगा हमारा जो रूपरेखा कैसी है, अभी लेक्चर्स कैसे चलेंगे हमारे। तो पार्ट 5 अभी हम कर रहे हैं, पार्ट 6 जो है साथ में लेके चल रहे हैं, जहां जहां पार्ट 5 और पार्ट 6 में कॉमन चीजें हैं। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर है,
थोड़ा सा सिमिलर होगा, लेकिन मैंने इनको साथ में क्यों नहीं लिया, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो अपने आप में क्या है, एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है। उसको समझने के लिए अगर मैं समझाता आपको सिर्फ प्रेसिडेंट और मैं बोलता गवर्नर को भी ऐसे मान लो, नहीं, वो फिर एक कहीं से मैं कह सकता था कि भी वो अन्याय हो जाता फिर आपके साथ। तो मैं चाहता हूँ कि आपको इस तरीके से कराऊँ जहाँ मुझे लगे कि हाँ ये जो है स्टूडेंट्स को यहाँ डिफिकल्टी लग सकती है, तो मैं उस हिसाब से लेक्चर्स को कंडक्ट करूँगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट हो चुका है आपका, वाइस प्रेसिडेंट हो चुका है। अब यहाँ पे वाइस गवर्नर नहीं है स्टेट के नीचे, नहीं तो मैं आपको वाइस प्रेसिडेंट के साथ वाइस गवर्नर कराता, ठीक है। तो याद रखना वाइस गवर्नर का कोई कंसेप्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। पीएम हो गया है, पीएम और सीएम में कोई ज़्यादा फर्क नहीं था, ठीक है, वही सिमिलर प्रोविजन से, बस आर्टिकल चेंज थी, वो मैंने आपको उस लेक्चर में बता दिया था। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट और यूनियन के, इसमें क्या होता है, सिमिलर काम वही करेंगे, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, एक ही लेक्चर में दोनों को डिस्कस कर लेंगे। अलग अलग कराने का कोई फायदा नहीं है, टाइम ज़्यादा यूटिलाइज होगा और कुछ नहीं है। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल, जहाँ तक पॉसिबल होगा इनको भी मैं क्या है एक ही लेक्चर में कंडक्ट करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा वो बड़े नहीं है, छोटे छोटे ही हैं, ज़्यादा नहीं है। पार्लियामेंट एक मैमथ लेक्चर रहेगा, हो सकता है जैसे हमने फंडामेंटल राइट जो था 7 to 8 लेक्चर्स में कंडक्ट किया अपना, पार्लियामेंट में भी हो सकता है 7 to 8 लेक्चर्स लग जाए आपके, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेचर, अगर आपने पार्लियामेंट अच्छे से समझ लिया तो स्टेट लेजिस्लेचर उसका मान के चलो छोटा भाई है, कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादा प्रोविजंस आपको समझने पड़ेंगे, इसमें थोड़ा सा कम है, ठीक है। उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जब हमने किया था उसमें ये डिस्कस कर लिया था, लेकिन एक बार फिर जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को करेंगे तो उसमें मैं आपको ये चैप्टर जो है खोल के दिखा दूंगा, उसके आर्टिकल्स डिस्कस कर लूंगा आपके साथ, ठीक है, ताकि आपको एक बार आपके जो कहते हैं ना ब्रेन से वो स्कैन हो जाए। उसके बाद यूनियन जुडिशरी सबसे इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट, देखिए मैं बता देता हूँ, हमारे जो इंडियन पॉलिटी होती है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखिए फंडामेंटल राइट पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम डाले, पार्लियामेंट सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। उसके बाद जुडिशरी, जुडिशरी में आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों आता है और सबऑर्डिनेट कोर्ट। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है पंचायती राज सिस्टम और म्यूनिसिपैलिटी। ये अगर आपने अच्छे से कर लिया इंडियन पॉलिटी के अंदर तो आपको मान के चलिए 80% जो सिलेबस है आपका वो यहीं कवर हो जाएगा। 20% जो है वो छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें जो है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं आपको ये लेक्चर्स कराऊंगा, आपको उन लेक्चर्स को दोबारा बार 3 बार देख लेना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, और फिर आप खुद से पढ़ के देख लेना, आपको वाओ इतनी ईजी चीज़ें थी और आज तक हमें ये चीज़ें लर्न नहीं होती थी, ठीक है। चलिए अब मैं इसको करता हूँ इरेज, और जो हमारा आज का टॉपिक है गवर्नर, उसको करते हैं स्टार्ट, ठीक है। अब देखिए गवर्नर जो है बेसिकली, जिसको हम हिंदी में बोलते क्या है, राज्यपाल। ये राज्यपाल जो है, जो गवर्नर है, ये किस लिए लगाया गया है यहाँ पे स्टेट के अंदर। तो जैसे आपको पता है यूनियन गवर्नमेंट जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस लेती है वो किसके नाम पे लेती है, मैंने आपको प्रेजेंट वाले में बताया था, वो लेती है राष्ट्रपति के नाम पे। जितने भी फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रीटीज करी जाती है, क्लियर, जितने भी एक्ट्स पार्लियामेंट से पास होते हैं वो सारे जो हैं किसके नाम पे होते हैं, प्रेसिडेंट, जो कि यूनियन गवर्नमेंट करती है। वहीं पे जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट अपने जो सिटीजन है स्टेट के, ठीक है, हालांकि सिटीजन स्टेट के तो नहीं होंगे, वो पूरे इंडिया के ही होंगे, ठीक है। हमारे पास ड्यूल सिटीजनशिप का कंसेप्ट नहीं है, दोहरी नागरिकता नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे जो स्टेट के अंदर जो नागरिक रह रहे हैं तो उनको भी तो रेगुलेट करने के लिए स्टेट अपने खुद लॉ बनाएगा। तो वो जो लॉ बनाएगा एक तरीके से क्या है, वो एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज बनाते हैं ना, वो पॉलिसीज किसके नाम पे बनाएंगे, वो बनाएंगे गवर्नर के नाम पे, ठीक है। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं हमारे, वो कौन किसके नाम पे होते हैं, हमारे गवर्नर साहब के सामने, ठीक है, राज्यपाल के। अब देखिए गवर्नर बेसिकली किसके नीचे आता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, वो आता है आपका द स्टेट्स के नीचे, ठीक है, यानी पार्ट 6 जो कि किससे डील करता है, द स्टेट्स। स्टेट्स के नीचे जो है गवर्नर आते हैं, और हर स्टेट का अमूमन ये माना जाता है कि एक राज्यपाल होगा, हर स्टेट का एक क्या होगा, अपना खुद का गवर्नर होगा। बट 7th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1956 में, ठीक है, 1956 में संविधान को अमेंड किया गया, उसमें ये बोला गया ऐसा जो ये है हर स्टेट का अपना एक गवर्नर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अब से क्या होगा, हर स्टेट का, या फिर मान लो जैसे केरला का, ठीक है, लेट्स से केरला का जो गवर्नर है, अब वो है तो एक ही पर्सन, तो एक पर्सन एक ही स्टेट को देखेगा। पहले ये प्रोविजन था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, लेकिन बाद में अमेंड करके ये बोला गया केरला का जो गवर्नर है वो आपका चाहे तो लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप वो हमारी यूटी है, उसको भी देख सकता है, ठीक है। उसके बाद वो चाहे तो तमिलनाडु जो स्टेट है उसका भी गवर्नर बन सकता है, उसके काम देख सकता है।
और या फिर कर्नाटक जो है उसका भी देख सकता है। यानी कि एक जो पर्सन जो गवर्नर है वो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स को भी देख सकता है। क्लियर, ये अमेंड करके डाला गया था। अब देखिए यहाँ पे बात आती है जब कि अगर मान लीजिए अगर केरला का गवर्नर सिर्फ अकेला केरला को देख रहा है तो उसकी जो सैलरी है कहाँ से आएगी? जो स्टेट गवर्नमेंट का एक फंड होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है ना, ऐसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है। एक स्टेट के जो टैक्सेस होते हैं वो सारे इस फंड में जाते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, वो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी देता है, तो यहाँ से जो है वो गवर्नर को भी सैलरी देता है। अब मान लीजिए वो केरला का गवर्नर है, केरला के साथ साथ वो लक्षद्वीप का भी काम देख रहा है और तमिलनाडु का भी देख रहा है, ठीक है, ये 3 चीज़ों का काम देख रहा है। तो अब सैलरी जो है ऐसा नहीं कि वो 2 स्टेट्स को देख रहा है, तमिलनाडु कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल को, तो वहाँ पे आपको वो 2 गवर्नर के बराबर सैलरी लेगा, नहीं सैलरी उतनी ही मिलेगी आपको। लेकिन यहाँ पे सैलरी जो है वो डिवाइड हो जाएगी, एक तरफ तमिलनाडु भी दे रहा होगा उनको उतनी हाफ सैलरी और केरल भी दे रहा होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि जो हमने ये गवर्नर का जो प्रोविज़न लिया है ये बेसिकली कहाँ से लिया है। तो देखिए जो गवर्नर है, अगर मैं बात करूँ यूएसए की, क्योंकि देखिए हमने घूम फिर के जो मेजॉरिटी अपने प्रोविजंस लिए हैं संविधान के अंदर वो कहाँ से लिए? एक तो हमने लिया है यूएसए, एक लिया है कनाडा और एक लिया है हमने ब्रिटेन से, ठीक है। तो ये 3 कंट्रियां जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो जब भी हम कोई संविधान में कुछ पढ़ते हैं उसके अंदर ये 3 देश जो है आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, या तो यूएसए से कुछ लिया होगा, कनाडा से या ब्रिटेन से। बाकी हमने ऐसा तो नहीं है कि इन्हीं से ज़्यादा लिया है, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, यूएसएसआर, जापान, इनसे भी लिया हुआ है, लेकिन मेजॉरिटी पोर्शन जो है इन 3 कंट्री से आ जाता है आपका। अब देखिए जब मैं बात करता हूँ यूएसए की, तो यूएसए में जो है कौन सा सिस्टम है? प्रेसिडेंशियल, यानी कि राष्ट्रपति वहाँ पे वो रूल करते हैं। राष्ट्रपति जो है हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों होते हैं, लेकिन हमारे स्टेट में क्या होता है? पीएम जो होता है वो क्या होता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और प्रेसिडेंट वो क्या होते हैं? हेड ऑफ द स्टेट। अब देखिए वहाँ पे क्या होता है? फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है अमेरिका में, फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट और सेंटर, ठीक है। ये दोनों अपना अलग अलग जो है लॉ बनाते हैं। इंडिया में भी यही चीज़ है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड है सेंटर ये यूज़ नहीं किया, इसकी जगह यूज़ किया हुआ है यूनियन। क्लियर है? अभी यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी आई है रिसेंटली कि जो सेंटर द हिंदू जो आपका वो आता है न्यूज़पेपर, उसमें एक एडिटोरियल था, ठीक है। तो उसमें बोला गया था तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो अपने जितने भी वो एक्ट्स पास किए उसमें ना सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं नहीं लिखा, यूनियन गवर्नमेंट लिखा है। तो वहाँ पे उन्होंने बता रखा था कैसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन वर्ड यूज हुआ है और टाइम के साथ जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, जो कि एक कह सकते हैं मिसनोमर है, ठीक है। हालांकि ये क्या होता है, कई बार क्या होता है ना कि जैसे हम कोई चीज़ यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसको यूज़ करते जाते एक टाइम के बाद जो है वो अपने रूपरेखा चेंज कर देता है एक फाइनल स्टेज के ऊपर आकर के, ठीक है। जैसे वायरस है, इनिशियली वो कैसा दिखता है, ठीक है, धीरे धीरे वो म्यूटेट हो गए, ठीक है, उससे होता क्या वो उसकी अपनी जो ओरिजिनल जो उसका फेस था, ठीक है, वो चेंज हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड हुआ यूज़ कौन सा? यूनियन का। बाद में धीरे धीरे वो चेंज किस में हो गया? सेंटर में। तो यहाँ पे जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो है ये स्टार्ट किया है। हालांकि यहाँ पे पिटीशन नहीं लगाई सुप्रीम कोर्ट में, जो मैंने बोला था, ये एडिटोरियल आया था आपका न्यूज़पेपर के अंदर, उसमें जो है ना काफ़ी अच्छा एडिटोरियल था। तो आप जो है न्यूज़पेपर को पढ़ें तो एडिटोरियल जो है वो अभी, हालांकि एक बार ये सिलेबस हो जाए उसके बाद मैं सारा डिस्कस करूँगा आपके साथ, ठीक है, कि कैसे जो है हमें न्यूज़पेपर को कौन सी न्यूज़ जो है पिक करनी चाहिए, ठीक है, वो हमें देखते ही समझ आ जाना चाहिए। अब पहले जब आप देखेंगे इनिशियली जब कोई बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ता है इंग्लिश का, तो उसे ये नहीं पता चलता करना क्या है। तो उससे होता क्या है, उसका स्टार्टिंग का जो टाइम है बहुत जल्दी जो है 1.5 घंटे 2 घंटे निकल जाते हैं, पर न्यूज़पेपर फिनिश नहीं होता है। उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं। चलिए, तो मैं बात कर रहा था यूएसए की। देखिए यूएसए में क्या होता है, फेडरल गवर्नमेंट है, यानी कि स्टेट और सेंटर जो है दोनों अपने अपने रूल बनाते हैं। इंडिया में सेंटर की जगह यूनियन गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि हमने जो फेडरेशन बना रखा है अपना, वो कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं है, एग्रीमेंट करके नहीं बनाया, हमने बनाया है जस्ट सब साथ आके रखे, ठीक है। ऐसा नहीं है जितने भी आपके जो प्रिंसिपल स्टेट थे उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन था उस पर साइन करके और यूनियन के साथ उन्होंने अपने आप को क्या किया था, मर्ज कर दिया था। क्लियर? अब देखिए वहाँ पे क्या होता है, सेंट्रल लेवल पे वहाँ पे होता है प्रेसिडेंट, जैसे हमारे यहाँ भी प्रेसिडेंट है यूनियन लेवल पे, लेकिन
प्रेसिडेंट हमारा इतना पावरफुल नहीं जितना यूएसए में। स्टेट में वहाँ पे क्या होता है, गवर्नर, हमारे भी गवर्नर है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे होता है डायरेक्ट इलेक्शन। यूएसए के अंदर प्रत्यक्ष इलेक्शन जिसको बोलते हैं ना, कि लोग खुद जाकर के वोटिंग कर डालते हैं कि हम इस स्टेट के गवर्नर को चूज करेंगे, ठीक है, इस व्यक्ति को हम अपने स्टेट का गवर्नर चूज करेंगे। जैसे मिसिसिपी हो गया, ओहायो हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, इनके अपने अलग अलग गवर्नर्स होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, हमारे कंट्री के अंदर गवर्नर तो होता है, बिहार का अलग है, झारखंड का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, यूपी का अलग है, राजस्थान का अलग है, लेकिन इनका जो अपॉइंटमेंट होता है, इलेक्शन जो होता है, वो होता है कैसा, ना तो इनका इलेक्शन होता है, ठीक है, नो इलेक्शन। सबसे पहली बड़ी बात तो यही है कि गवर्नर जो है, राज्यपाल जो है हमारे देश में, उसका इलेक्शन नहीं होता, याद रखना है आपको। तो फिर कौन कैसे आता है गवर्नर, ठीक है, कौन डिसाइड करता है कि गवर्नर कैसे बनेगा। तो बात करते हैं हम किसकी, मैं इसको इरेज कर देता हूं अभी। ठीक है, तो देखिए बात आती है कि गवर्नर को डिसाइड कौन करता है कि कौन गवर्नर बनेगा, डिसाइड होता है प्रेसिडेंट। और याद रखना, जहां जहां मैं प्रेसिडेंट बोलूं तो आपके दिमाग में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्लस में पीएम याद आना चाहिए आपको, क्योंकि प्रेसिडेंट मैंने आपको क्या बताया था, प्रेसिडेंट के पास सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर है, जहां पे वो अपने डिस्क्रिशन को यूज कर सकता है, ठीक है। और वो क्या है, जब हाउस में कोई लीडर ना हो, यानी कि पीएम की डेथ हो जाए, या किसी पार्टी के अंदर कोई भी क्लियर वो नहीं है, मेजोरिटी नहीं है, उस कंडीशन में जो है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को जो है लीडर ऑफ दी जो लोअर हाउस बना करके और उनको पीएम बना देंगे, ठीक है। बाद में उनको अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी होती है, ये है डिस्क्रिशनरी पावर। लेकिन जब प्रेसिडेंट जो गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, याद रखना अपॉइंट तो गवर्नर नहीं करते हैं, क्लियर, लेकिन सजेशन किसकी होती है, पीएम प्लस उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, एग्जाम में तो आपको यही याद रखना है कि अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। आपको ये याद नहीं रखना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस पीएम। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट का मन किया कि चलो जो है लेट से एक्स पर्सन को मैं बिहार का गवर्नर बना देता हूँ, इस बंदे को मैं इस स्टेट का गवर्नर बना देता हूँ, नहीं, प्रेसिडेंट का ये काम नहीं है। प्रेसिडेंट को आपको पता है, मैंने एक लेक्चर में बताया था, वहाँ पे जब मैंने पीएम किया था, तो पीएम जो है आपका सारा एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है पीएम करता है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में सारे एग्जीक्यूटिव पावर किसको मिली है, प्रेसिडेंट को, लेकिन उसको फॉलो कौन करता है, उसकी पावर्स को, पीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे याद रखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके ये बोला गया है कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगी वो सारी कौन यूज करेगा, आपका पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन उसमें यह भी बोला गया अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब एड एंड एडवाइस दे प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट को जो है उसको मानना होगा, ठीक है, हर हाल में मानना होगा, नहीं मानेंगे तो वो माना जाएगा वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये अमेंड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, ये इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, क्लियर है इतना। अब देखिए, तो गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, ये मैंने आपको बता दिया, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट जो है अपने खुद हैंड से साइन करके और उस पर सील लगा के, यानी मोहर लगा करके उस व्यक्ति को जो है अपॉइंट कर देते उस पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नर। अब जैसे ये मॉडल हमने अपनाया कहाँ से कि भाई गवर्नर का जो इलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, इनडायरेक्टली अपॉइंट जो है प्रेसिडेंट करेंगे उसको। तो ये जो बात आती है, मैंने आपको अभी 2-3 कंट्री बताई थी, यूएसए, कनाडा और ब्रिटेन। तो ये हमने लिया है कैनेडियन मॉडल से। हालांकि यूएसए में तो गवर्नर सिस्टम वाला है, लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं होते। जैसे कि कनाडा में, वहाँ पे भी जो स्टेट्स है कनाडा के अंदर, वहाँ पे भी गवर्नर ऐसे ही अपॉइंट किया जाता है जो कि यूनियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा, क्लियर। तो वहाँ से हमने इसको एज इट इज पिक किया है, याद रखना है कहाँ से, कनाडा से, जो कैनेडियन मॉडल है वहाँ से। अब कनाडा में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो वहाँ पे भी जो है प्राइम मिनिस्टर मेन है। जहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, ठीक है, जैसे आपका यूएसए, वहाँ पे प्रेसिडेंट मेन होता है। ये आपको मैंने कई लेक्चर्स में बता दिया। अब बात आती है कि जो गवर्नर है, अपॉइंटमेंट हो गया है, अब बात करते हैं हम किसकी, उसकी कंडीशन ऑफ गवर्नर्स ऑफिस की, कि इनकी ऑफिस की कंडीशंस क्या होती हैं। देखिए, नंबर 1, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ बोला गया है कि जो गवर्नर होता है उसको
आपको ये याद रखना है कि जिस व्यक्ति को आप अपॉइंट कर रहे हो ना तो वो स्टेट का लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए, यानी कि एमएलए या एमएलसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया ना तो वो एमपी होना चाहिए, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का मेंबर भी नहीं होना चाहिए। 2 कंडीशन हो गया। उसके बाद जिस व्यक्ति को आप अपॉइंट कर रहे हैं वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे ना बैठा हो, यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसके हाथ पे ना हो। 3 हो गया। 4th उसमें बताया गया है उसके बाद कि जिस भी व्यक्ति को आप अपॉइंट करेंगे, क्लियर, उसको आप कुछ सर्टन एमोलमेंट्स देंगे, यानी कि उसको एक सैलरी मिलेगी, पर्क्स मिलेंगे, एक बंगला मिलेगा काम करने के लिए, उसको सेक्रेटरीज दिए देंगे। 4th ये बोला गया है जिस व्यक्ति को आप अपॉइंट करेंगे गवर्नर, उसकी आप सैलरी अलाउंसेस को जो है एक बार अपॉइंट करने के बाद आप उसको डिक्रीज नहीं करेंगे, इंक्रीज कर सकते हैं बट कम नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया है कि जिस भी व्यक्ति को अगर आप अपॉइंट कर रहे हैं तो वो ऐसा ना हो कि उसके वो पर्टिकुलरली, पहली बात तो उस स्टेट से बिलोंग ना करता हो, जिससे कि वो मान लो फॉर एग्जांपल अगर कोई राजस्थान का व्यक्ति है उसको आप राजस्थान का गवर्नर अपॉइंट नहीं करेंगे, आप उसको किसी दूसरे स्टेट का करेंगे। इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न इज बीइंग कि उस व्यक्ति के उसके पर्सनल इंटरेस्ट होंगे। अगर वो राजस्थान का गवर्नर राजस्थान का है और राजस्थान का ही गवर्नर बना दिया जाए तो इसमें होगा क्या, उस व्यक्ति के कुछ अपने पर्सनल इंटरेस्ट होंगे, तो जिससे क्या होगा वो हर चीज़ में पॉलिटिकली इंटरफेरेंस डालेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने कितने डिस्कस कर लिए हैं? 4 डिस्कस कर लिए। अब ये तो हो गया हमारे क्या, कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। अब उसके बाद में यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, सैलरी जो होती है गवर्नर की, मैंने प्रेसिडेंट की आपको बताई थी 5 लाख जो है आपकी मंथली सैलरी होती है प्रेसिडेंट की। गवर्नर की जो है वो 3.5 लाख यानी कि 3.5 लाख रुपए 2018 में पार्लियामेंट ने पास करके की थी। अब देखिए यहाँ पे जो मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ 3.5 लाख, ये बेसिकली बेसिक पेमेंट होती है, इसमें उनको अलाउंसेस पर्क्स अलग से और चीज़ें मिलती हैं। तो ये हम जो सैलरी बात करते हैं वो होती है बेसिकली किसकी, बेसिक की। उसके बाद में गवर्नर को बाकी और सारी फैसिलिटीज भी दी जाती हैं, जैसे कि उनको एक पर्सनल सेक्रेटरी दिया जाता है, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड्स मिलते हैं, बंगला मिलता है, ठीक है। ये चीज़ें जो है हमें, हालांकि ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें नहीं पता है, याद भी नहीं रखनी है, ठीक है, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता हो कि जो गवर्नर है ऐसा नहीं है कि वो एक जैसे कोई कहते हैं ना चलती फिरती कोई लंजू फंजी चीज़ नहीं है वो, ठीक है। गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संवैधानिक पोस्ट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे होता है ना कि भाई एक IAS IPS ऑफिसर है, उनको जब इतना गवर्नमेंट जो है इतने सब कुछ वो देते हैं, तो गवर्नर जो है वो तो पूरी एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है ना, स्टेट के सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन उनके नाम पे होते हैं, तो उनको भी सारी इतने सा कुछ मिलते हैं। अब बात आती है यहाँ पे, हम बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट के साथ क्वालिफिकेशन। जैसे मैंने प्रेजेंट के केस में क्या बताया था वहाँ पे कि एक तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 साल की उम्र पूरी हो जानी, दूसरा लोकसभा के लिए वो क्वालिफाई होना चाहिए, यही बताया था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो क्वालिफिकेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में 2 ही बोला गया है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए, नंबर 1। सेकंड बस यही बोला कि 35 से ऊपर की उम्र होनी चाहिए, एज जो है आपकी 35 प्लस होनी चाहिए, क्लियर। ये 2 चीज़ें बोली और कुछ नहीं बोला इसमें। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, जब हम सेंटर स्टेट रिलेशंस करेंगे, ठीक है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बहुत से कमीशंस बैठे थे जिसमें सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर कमेटियां बनी थी, कमीशंस बने थे, उनके कुछ सजेशंस थे। तो उसमें से एक सजेशन ये भी आई थी कि जिस भी व्यक्ति को आप गवर्नर चूज करें वो होम स्टेट का गवर्नर ना बने, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। जैसे अगर कोई व्यक्ति हरियाणा का है तो हरियाणा का गवर्नर ना बने, उसको वेस्ट बंगाल का बना दीजिए, गुजरात का बना दीजिए, लेकिन उसको अपने होम स्टेट का गवर्नर मत बनाइए। ये क्या है, सजेशन के अंदर आया था और जो कि इम्प्लीमेंट भी किया गया है। अब तो क्वालिफिकेशन में आपको याद रखना कोई ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि ना तो इलेक्शन होते हैं इनके और ना ही क्या सिर्फ प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, सिर्फ ये देख के कि वो 35 साल ऊपर होना चाहिए, दूसरा वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए। और उसके बाद कंडीशन क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो ना तो MLA होना चाहिए, ना MLC होना चाहिए, ना MP होना चाहिए, ठीक है, और ना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे होना चाहिए, और इमेलुमेंट्स पर्क्स जो है उनके वो बराबर से मिलते रहने चाहिए। अब बात आती है टर्म ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। जो गवर्नर का ऑफिस है उसकी कार्यकाल कितना होता है। जैसे प्रेसिडेंट का केस बताया था मैंने आपको 5 साल, वाइस प्रेसिडेंट 5 साल, अच्छा उसके बाद PM CM का मैंने आपको बताया था, वहाँ कन्फ्यूजन नहीं रखनी है, 5 साल तो बच्चे सबको याद रखते हैं कि 5 साल होगा उनका, नहीं
कॉन्स्टिट्यूशन में पीएम और सीएम का जो है 5 साल फिक्स नहीं बता रखा है। आपको याद रखना है वहाँ पे सारा खेल किसका है, मेजॉरिटी का। किसका, मेजॉरिटी का। जहाँ पे भी मेजॉरिटी खत्म, पीएम सीएम का भी कार्यकाल खत्म। याद रखोगे, ये मैंने आपका प्रीवियस लेक्चर में करवा दिया है, अगर नहीं देखा आपने उसको देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने उसमें बातें डिस्कस की थी। अब हम बात करते हैं किसकी, टर्म ऑफ ऑफिस की, गवर्नर की। देखिए गवर्नर जो बेसिकली अपॉइंट किया जाता है, याद रखो मैंने क्या वर्ड बोला है, नॉर्मली अपॉइंट होते हैं वो कितने साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। बट ये जो टर्म है 5 ईयर्स, कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं बोला कि 5 साल से पहले उनको हटा नहीं सकते, क्योंकि गवर्नर जो काम करते हैं आपके किसके ऊपर करते हैं, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इस पे सुप्रीम कोर्ट में केस भी हो चुका है, ठीक है, कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ये डिफाइन ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इसका मतलब क्या होता है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट किसको मानोगे, अब लिटरली अगर हम इसको जब कन्वर्ट करते हैं इसके मतलब को, तो इसका मतलब क्या निकलता है कि राष्ट्रपति अगर खुश हैं तो, अब भाई राष्ट्रपति खुश कब होंगे, गवर्नर, अगर मैं गवर्नर हूँ तो मैं तो यही सोचूंगा ना 5 साल तक मैं गवर्नर रहूँ, अगर मैं बनाऊँ तो मैं तो यही पूछूंगा राष्ट्रपति जी आप बता दीजिए किस चीज़ से खुश रहेंगे। तो अब यहाँ पे होता है कि प्लेजर ऑफ प्रेजेंट क्या, अब यहाँ पे होता है कि मान लो गवर्नर को मान लीजिए जैसे मैंने अपॉइंट किया, ठीक है, एज ए प्रेजेंट मैंने अपॉइंट कर दिया। अब यूनियन गवर्नमेंट जो है चेंज होगी, इलेक्शन में यूनियन गवर्नमेंट चेंज होगी, बट प्रेजेंट तो नहीं चेंज हुआ ना, प्रेजेंट तो वही है। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, एडवाइस करती है प्रेजेंट को, गवर्नर हटाओ सारे ये। अब हुआ क्या, यहाँ पे मान लो 6 मंथ्स पहले ही जो गवर्नर ये अपॉइंट हुए थे, 6 मंथ्स बाद दूसरे गवर्नर आ गए। अब यहाँ पे बात आती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में कई बार वर्डिक्ट भी हुई है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है वो जस्टिसेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि इसका मतलब ये नहीं कि जो प्रेसिडेंट है वो मैलिफाइड इंटेंशन से वर्क करे, क्लियर, यानी कि वो ठीक है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है, वो अपने विवेक बुद्धि का यूज करके काम कर सकते हैं, बट इस तरीके से नहीं कि वो किसी को नुकसान पहुंचाएं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात आती है कि देखिए गवर्नर जो है अपॉइंट हो गए 5 साल के लिए, जो मैं आपको टर्म बता रहा था, 5 ईयर्स की नॉर्मली टर्म होती है 5 साल की, याद रखना है, मैं क्या बोल रहा हूँ नॉर्मली, लेकिन फिक्स नहीं है कि 5 साल तक वो रहेगा। अगर मान लीजिए यूनियन गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया प्रेसिडेंट को, तो वो हो सकता है उनको 1 ईयर ही हुआ था, वो चेंज हो जाएंगे, क्लियर, यहाँ पे ये कोई भी फिक्स्ड नहीं है। उसके बाद यहाँ पे गवर्नर, मान लीजिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर एक स्टेट के अंदर गवर्नर दूसरे स्टेट में पोस्ट खाली है, मान लो उनकी 5 साल पूरे हो गए या उनको हटा दिया गया या उनकी डेथ होगी, अब उनकी वैकेंसी पड़ी है एक स्टेट के अंदर, उनके पास गवर्नर ही है। जैसे अभी अगर मैं बात करूं तो पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश, ठीक है, पुडुचेरी के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, किरण बेदी जी थे, ठीक है, ये बात कर रहा हूँ मार्च से पहले की। तो मार्च में इलेक्शन थे, फरवरी में जो है पुडुचेरी के जो गवर्नर थे उनको हटा दिया गया, क्लियर। अब गवर्नर नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि यूटी में क्या होता है हमारे एलजी होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो उनको हटा देगा। अब जो तेलंगाना के जो आपके गवर्नर थे उनको क्या कर दिया गया, उनको ये बोला गया अब से आप यहाँ का भी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम है, आप गवर्नर यहाँ भी रहोगे और वहाँ पे भी काम देखोगे, ठीक है। तो देखिए वैकेंसी होने पे जो व्यक्ति यहाँ पे 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ है गवर्नर किसी स्टेट में, उसको जहाँ वैकेंसी है उसको भी दिया जा सकता है। दूसरा, प्रेसिडेंट जो है वो ट्रांसफ़र भी कर सकता है गवर्नर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ट्रांसफ़र, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर मैं मान लो हरियाणा का गवर्नर अपॉइंट हो गया प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन अगर मान लो मुझे 1 साल हो गया हरियाणा का गवर्नर बने हुए, उसके बाद प्रेसिडेंट चाहे तो मुझे राजस्थान में भेज सकते हैं ट्रांसफ़र करके, ठीक है। अब लेकिन जो टर्म है वो ऐसा नहीं कि वो मेरा 1 साल जो था वो वहाँ पे ख़त्म, उसके बाद मैं नई सीरीज 5 साल, नहीं, टर्म वही रहेगा। उसके बाद जब मेरे 5 साल पूरे हो जाएंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं पे भी इसकी प्रोहिबिशन नहीं है, मना ही नहीं है कि जो बंदा जो व्यक्ति जो गवर्नर था उसको आप री इलेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। एनी नंबर ऑफ टाइम्स आप किसी व्यक्ति को गवर्नर बना सकते हैं, कितनी बार भी, ठीक है। ऐसे ही प्रेसिडेंट के केस में अभी जैसे यूएसए है, यूएसए में जो प्रेसिडेंट है आपका वो कंटिन्यू 2 टर्म कर सकते हैं आपके 4-4 साल के, ठीक है। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट 5 साल के लिए होता है, यूएसए में 4 साल के लिए होता है।
और वो सिर्फ 2 ही टर्म करेगा। जैसे जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे 2001 से लेकर 2001 से 2009 तक रहे थे। 9 में बराक ओबामा आए, 9 से लेकर के 17 तक कौन रहे? बराक ओबामा। 17 से लेकर के और 4 ईयर्स तक कौन रहे? डोनाल्ड ट्रंप। अब यहाँ पे देखिए 8 साल वो दोनों, उन्होंने 2 टर्म की, उसके बाद अब वो इलेक्शन फाइट नहीं कर सकते, ठीक है। अब वो अपना रिटायरमेंट ले लेंगे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अब दोबारा नहीं आएंगे। ये वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि जो राष्ट्रपति है उसको भी कितनी बार अब जो है इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, और वो जीतेगा तो उतनी बार बनाते जाओ, चाहे वो 20 बार बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही एक गवर्नर जो है, प्रेसिडेंट चाहे तो उसको 20 बार 10 बार जो है घुमा फिरा करके गवर्नर बनाते रहे अलग अलग स्टेट्स का, कोई मना ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि एक तो टर्म। अब उसके बाद बात आती है, देखिए हर जब मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती हैं, जो पदवियां होती हैं, संवैधानिक पदवियां, उन पे जो व्यक्ति आसन पे आता है, ठीक है, उनकी जो सीट्स पे जो आके बैठते हैं, तो उनके कुछ दायित्व बनते हैं। वो क्या है? ओथ। और ओथ मैंने बताया था क्यों लेते हैं हम, ताकि उस व्यक्ति को आप अकाउंटेबल बना सके, ठीक है। अब देखिए ओथ जो है कौन दिलवाता है गवर्नर को? प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है ये बताइए मुझे। तो आप कहोगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? प्रेसिडेंट की। वाइस प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। क्लियर है? सीएम को कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। पीएम को कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और सीएम को आपके गवर्नर। अब देखिए यहां पे बात आती है गवर्नर को कौन दिलाता है फिर शपथ। अगर मैं ये कहूं भाई इनका इलेक्शन तो हुआ नहीं, बाकी जितनी मैंने बातें की हैं वो उनका इलेक्शन हो रहा है, तो इसलिए वो ओथ ले रहे हैं, बट इनका तो इलेक्शन नहीं हुआ, अपॉइंट कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहे हैं। तो इनको किसकी जरूरत है ओथ की? क्या जरूरत है ओथ की? ऑब्वियस आप बोलोगे नहीं, बट याद रखना ओथ इनको भी लेनी पड़ती है, ठीक है। ओथ ये भी लेंगे, लेकिन इनको ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ, जिस स्टेट के अंदर वो जा रहे हैं उस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। याद रहेगा, जो मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं, न्यायाधीश जिसको बोलते हैं हम, वो जो है उनको शपथ दिलाते हैं। क्लियर? उसके बाद जो है वो अपना पदभार संभाल लेते हैं अपने ऑफिस का। ओथ में जो है यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ओथ लेते हैं वही सिमिलर होती है अपने गवर्नर साहब यहाँ लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ पावर्स की, कुछ फंक्शंस की, जो कि हमने प्रेजेंट के केस में भी किया था। प्रेजेंट के केस में हमने यहाँ तो 4 पार्ट्स में देखेंगे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव पावर और फाइनेंशियल और जुडिशियल पावर। बट प्रेजेंट के केस में हमने 6 पावर पढ़ी थी जो यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। कौन कौन सी? एक हमने अलग से और पढ़ी थी, वो थी डिप्लोमेटिक पावर। याद आ रहा है? डिप्लोमेटिक पावर पढ़ी थी ना। उसके बाद एक पढ़ी थी हमने मिलिट्री पावर, जो कि प्रेसिडेंट के केस में पढ़ी थी। बट आपको याद होगा प्रेसिडेंट यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, बट गवर्नर स्टेट को। तो स्टेट जो है आपका डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स, इनके ऊपर लॉ नहीं बनाता है। उस पे कौन बनाता है? यूनियन। तो यूनियन जिस पे लॉ बनाएगा तो प्रेसिडेंट के पास पावर भी उन्हीं से रिलेटेड होगी। तो अब बात करते हैं आपके जो गवर्नर हैं उनके पास, याद रखना, ना तो डिप्लोमेटिक पावर है, यानी कि फॉरेन अफेयर्स जो होते हैं स्टेट के मैटर पे वो फॉरेन अफेयर्स नहीं देख सकते, ठीक है। ना तो उनके पास फॉरेन अफेयर्स जो फॉरेन पावर्स होती है, ठीक है, डिप्लोमेटिक फॉरेन पावर्स कह रहा हूं मैं, डिप्लोमेटिक पावर जो होती हैं उनको वो नहीं देखते हैं। दूसरा मिलिट्री पावर, क्योंकि हर स्टेट की जो है अपनी मिलिट्री नहीं होती। हमारी पूरे भारत की एक सेना है, इंडियन आर्मी बोलते हैं उसको, ऐसे इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स। हम कभी ऐसे नहीं बोलते हैं हरियाणा आर्मी या फिर राजस्थान आर्मी, राजस्थान नेवी, ऐसे नहीं बोलते। हम बोलते हैं इंडियन, यानी कि इंडिया की पूरी देश की एक सेना है। इसी तरीके से तो ये 2 पावर्स जो हैं हम जो इनके कंटेक्स्ट में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, गवर्नर के। तो अभी जो मैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स है मैं आपको जस्ट पॉइंट्स पे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं गवर्नर जो प्रेजेंट किया था मोर और लेस सिमिलर होंगी इसमें, बट वहाँ पे जहाँ मैंने यूनियन वर्ड यूज़ किया था यहाँ पे क्या आ जाएगा? गवर्नर वर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? एग्जीक्यूटिव पावर की। तो जब मैं एग्जीक्यूटिव पावर की बात करता हूँ, तो जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था उसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि गवर्नर जो है सारी एग्जीक्यूटिव पावर जो स्टेट के अंदर सीएम और उनके काउंसिल मिनिस्टर यूज करते हैं वो बेसिकली किसके अंडर होती हैं? वो होती है हमारे गवर्नर साहब के नीचे, ठीक है। गवर्नर सारी पावर्स एग्जीक्यूटिव अपने पास रखते हैं, बट उसको यूज कौन करता है? सीएम और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नंबर 1। उसके बाद गवर्नर चाहे तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकता है,
गवर्नमेंट का थोड़ा सा इजी मूवमेंट करने के लिए, ठीक है, अगर जो उनकी ट्रांजैक्शन है बिजनेस का उसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए भी वो काम कर सकते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक दे रहा हूँ क्योंकि मेरा गला तो सूख चुका है, मैं एक बार थोड़ा सा ड्रिंक ब्रेक ले लेता हूँ, ठीक है, तब तक आप जो है आप भी ड्रिंक ब्रेक ले सकते हैं। चलिए ड्रिंक ब्रेक हमारा हो गया है पूरा। अब बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे थे, एग्जीक्यूटिव पावर की। तो एग्जीक्यूटिव पावर में मैंने आपको 2 पावर्स बता दी थी कि सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है किसके नाम पे होते हैं, गवर्नर, यानी कि स्टेट के जितने भी एक्शंस होते हैं एग्जीक्यूटिव वो सारे स्टेट गवर्नर के नाम पे ही होते हैं, ठीक है, जितने भी हम काम करते हैं सारे गवर्नर के सील के नीचे करते हैं। उसके बाद बात आती है कि मैंने आपको बताया था कि गवर्नर चाहे तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं ताकि जो बिजनेस है उसको वो ईजी कर पाए। उसके बाद जो गवर्नर है हमारे, वो जितने भी सीएम हैं, ठीक है, जितने भी स्टेट्स के अगर मान लो जितने गवर्नर होते हैं वो सभी क्या है अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स के सीएम को अपॉइंट करते हैं। उसके बाद सीएम जिसको बोलते हैं कि भाई मुझे इस व्यक्ति को अपना मिनिस्टर बनाना है तो गवर्नर उसको अपॉइंट करते हैं। तो ये भी क्या आती है, गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर आती है। उसके बाद में गवर्नर जो है आपका फाइनेंस, जो स्टेट फाइनेंस कमिश्नर होता है उसको अपॉइंट करते हैं। जो आपका बेसिकली जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसके मेंबर और चेयरमैन को भी अपॉइंट करते हैं। बट आपको याद रखना है गवर्नर अपॉइंट तो करता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है, या फिर मान लीजिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, ये हालांकि पब्लिक सर्विस कमीशन पे आएंगे उसमें और अच्छे से करवा दूंगा, अभी जस्ट समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का आपने चेयरमैन को जो है अपॉइंट कर दिया या मैं उनके मेंबर्स को, चेयरमैन प्लस मेंबर्स, ठीक है। अब देखिए गवर्नर तो अपॉइंट करता है इनको, बट इनको वो हटा नहीं सकता। गवर्नर जो राज्यपाल है इनको हटा नहीं सकता। हटाएगा कौन, हमारे माननीय राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, ठीक है ना। आपको ये याद रखना है, अपॉइंट तो करते हैं वो एग्जीक्यूटिव पावर उनके पास, बट रिमूवल नहीं है उनके पास। रिमूवल कौन करते हैं, राष्ट्रपति। ये आपको याद रखना है। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी मेंबर और चेयरमैन वो, उसके बाद में जो आपका स्टेट लेवल पे जो इलेक्शन कमिश्नर होता है वो भी कौन अपॉइंट करता है, हमारे गवर्नर साहब। जो जुडिशरी होती है, ठीक है, हाई कोर्ट के जजेस, उसको भी कौन अपॉइंट करता है, हमारे गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आपको याद रखना है कि अगर जो भी आपका गवर्नर होता है वो कोई भी इंफॉर्मेशन चाहे, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस किसके नाम पे होते हैं, हमारे गवर्नर के नाम पे। तो अगर वो चाहे किसी भी बिल से रिलेटेड या मान लो कोई काम ऐसा चल रहा है जिसकी उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो सीएम को बोल के कोई भी इंफॉर्मेशन वो मांग सकते हैं उनसे, तो वो भी क्या उनकी एग्जीक्यूटिव पावर है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में लास्ट में बट नॉट द लीस्ट वो ये कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं स्टेट के अंदर, ठीक है, जैसे आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी या स्टेट यूनिवर्सिटी होगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इन यूनिवर्सिटीज़ के वो क्या होते हैं, चांसलर होते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर आप देखेंगे जयदीप धनखड़ जी जो है अभी राज्यपाल वेस्ट बंगाल के अंदर, तो वो क्या है, वहाँ की यूनिवर्सिटी जो है उनके वो है चांसलर। तो इसलिए जो है उन पे थोड़ा पीछे ना ममता बनर्जी और इनका टसल चला था कि यूनिवर्सिटी के ऊपर भी, हालांकि करंट अफेयर आएगा उसमें करवा दूंगा मैं आपको, अभी टेंशन नहीं लेना आपको कि सर बताओ मैं आएगा, देखिए टाइम आने पर सब कुछ करवा दूंगा मैं, ठीक है। अभी सारी चीज़ें एक ही लेक्चर में करा दूंगा तो फिर टॉपिक इधर से उधर भाग जाता है वो, तो मैं चाहता हूँ लाइन पे टॉपिक रहे और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, जितने भी यूनिवर्सिटीज होते हैं तो सारे चांसलर्स जो होते हैं यूनिवर्सिटीज के, जो चांसलर कौन होते हैं, हमारे बेसिकली गवर्नर ही होते हैं। और वाइस चांसलर को अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर करता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी होती है, ठीक है, मान लो स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई या स्टेट जो है यूनियन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, तो इमरजेंसी के लिए कौन रिकमेंड करता है, गवर्नर करता है। ये भी क्या उनकी बेसिकली एग्जीक्यूटिव पावर है। तो ये मैंने आपको जो है एग्जीक्यूटिव पावर डिस्कस कर दी है, 10 से 12 थी। हालांकि मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखता तो टाइम ज़्यादा लगता, क्योंकि देखिए बेसिकली इनमें क्या है, ये आपको याद ही करनी है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो ये एज इट इज मेंशन है, या तो आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिए या आपके पास जो भी बुक है आप जिसको रेफर करते हैं आप उससे पढ़ लेना, उसमें ये आपको एज इट इज मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, सेकेंड नंबर पर आती है हमारी लेजिस्लेटिव यानी कि न्यायिक शक्तियाँ। अब न्यायिक शक्तियाँ, गवर्नर कब से कानून बनने लग गया, तो गवर्नर देखिए आपको पता है जैसे प्रेसिडेंट मैंने आपको बताया था इंटीग्रल पार्ट किसका है, पार्लियामेंट का, ऐसे ही गवर्नर भी इंटीग्रल पार्ट किसका है, स्टेट लेजिस्लेचर का। क्योंकि स्टेट जितने भी एक्ट बनाता है, जितने भी कानून बनाता है, उसको पास फाइनली कौन करता है, गवर्नर, पर्टिकुलर साइन करके, और वो बन जाता है कानून। नहीं करता तो क्या बनता है, कानून नहीं बनता, ठीक है।
ऐसा तो नहीं है ना गवर्नर साइन ना करे और उसको जबरदस्ती किडनैप करे, चल साइन करो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं, ठीक है। और हमारा देश जो है वो किसके बेस पे चलता है? संविधान पे। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक मर्यादा में बांध के रखता है, ठीक है। तो आपको यही याद रखना है, कभी आपसे कोई पूछे कि भाई संविधान की इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहला डिसिप्लिन रहता है शासन प्रणाली के अंदर, अदरवाइज तो क्या होगा, क्योस हो जाएगा। 140 करोड़ की जनसंख्या के लोगों के देश को चलाना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं, और प्लस में जो कि इतना डाइवर्स हो। अब पाकिस्तान जैसा देश है, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एक ही सिंगल जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, ठीक है, उसके अंदर भी जो है इतनी फाइट रहती है कि एक सिया है और एक दूसरी कम्युनिटी होती है, उसमें मुस्लिम है, सिया और सुन्नी, तो उनके आपस में फाइट रहती है। तो देखिए एक ही कम्युनिटी लेकिन उसमें भी फाइट है। लेकिन हमारे यहाँ इतनी डाइवर्स कंट्री होने के बाद भी जो है उसको ईजिली इतने आराम से चला पाते हैं, क्यों? हमारा संविधान की ये खासियत है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, जब आप पढ़ते हैं ना तो चीज़ों को ऐसे फील करो, इससे क्या होगा कि आपको ना मजा आने लग जाएगा सब्जेक्ट को पढ़ते रहने। अदरवाइज तो क्या होगा कि फिर कल पढ़ूंगा आज नहीं। तो ये चीज़ें आपके साथ होते रहेंगी हर सब्जेक्ट के साथ। आप चीज़ों को फील करिए कि देखिए क्यों मैं इस चीज़ को पढ़ रहा हूँ। और पॉलिटी तो मैं कहूँगा कि हर इंसान को समझ में आनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनकी डेली जीवन जो है उसके साथ वो इम्पैक्ट करती ही करती है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव पावर में मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, जितने भी आपके स्टेट का जो इंटीग्रल पार्ट है कौन? गवर्नर। जितने एक्ट्स पास होते हैं गवर्नर के साइन से होते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी हाउस कोई एक्ट पास करता है, ठीक है, तो उसमें आप मान लो एक एमएलए वहाँ घूम रहा है, एक एमएलए वहाँ घूम रहा है, ठीक है, अब उनको बुलाना है तो सीएम कॉल थोड़ी करेगा सबको, हेलो एक काम करना, कल ना हाउस में है ना मीटिंग हमारी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक फॉर्मली अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सम्मन भेजा जाता है, ठीक है, यानी कि एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है गवर्नर के ऑफिस से, ये सभी जितने भी हमारे एमएलए एमएलसी हैं उनके पास चला जाता है। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम बुलावा देना या बुलावा भेजना, सम्मन करना। उसके बाद फिर होता है एक प्रोरोग हाउस का, और एक होता है अर्जन। हालांकि अर्जन जो है वो गवर्नर नहीं करता, वो स्पीकर के काम का होता है। हालांकि आप जब हम स्टेट लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट पढ़ेंगे उसमें भी इसको पढ़ेंगे, बट मैं बता रहा हूँ ये दो काम तो सम्मन और प्रोरोग करना, ये किसका काम है? गवर्नर का। अर्जन करना स्पीकर का काम होता है, ठीक है। जैसे कि कभी आप देखना, कभी यूट्यूब के ऊपर या कभी टीवी पे लाइव जब चलती है तो उसमें देखना स्पीकर बोलेगा दिस हाउस हैज़ बीन अर्जेंट फॉर दिस टाइम, यानी उसमें एक टाइम बोला जाता है। प्रोरोग में कोई टाइम नहीं बोला जाता, ठीक है। थोड़ी सी करेंगे डिटेल में, कोई बात नहीं। उसके बाद में यहाँ पे आपको याद रखना है, हाउस को सम्मन करते हैं वो, प्रोरोग करते हैं, और हाउस की चाहे तो वो कब कब करते हैं सम्मन, कब कब भेजते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। हालांकि मैं प्रेजेंट के केस में शायद ये आपको मैंने मिस कर दिया था बताने से। याद रखना है कि जो सम्मन भेजते हैं वो 2 टाइम पे भेजते हैं, 2 टाइम्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, क्योंकि नीचे शायद दिखेगा नहीं आपको, यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे पहले जब सेरेमनी होती है, ठीक है, न्यू हाउस की सेरेमनी होती है, अभी अभी इलेक्शन हुए और एक नई पार्टी का जो सीएम अपॉइंट हुए, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ राजस्थान का, राजस्थान में इलेक्शन हुए और नई गवर्नमेंट बन गई। अब वो गवर्नमेंट जो बनी वो अपना एक सेशन करेगी सबसे पहले, तो वो क्या होगा, न्यू हाउस का एक सेरेमनी होगी, वहाँ पे उसको बोलते हैं न्यू सेशन। तो तब भी वो क्या करेंगे, सम्मन करेंगे, उसको सम्मन भेजेंगे उस हाउस को। फिर एक होता है एवरी ईयर, ठीक है, हर साल इनिशियल जो फर्स्ट सेशन होता है ना उस पर भी वो क्या भेजते हैं, सम्मन भेजते हैं। फर्स्ट सेशन उस पर भी वो क्या करते हैं, उनको सम्मन भेजते हैं। अब आपको इसको याद कैसे रखेंगे कि वो कैसे जो है इसको सम्मन भेजते हैं या कैसे क्या करते हैं। देखिए ये तो ऐसी चीज़ याद रखो कि भाई कोई नई चीज़ लॉन्च होती है तब उनको अपॉइंट वो सम्मन करते हैं, ठीक है। दूसरा, जब एवरी ईयर बात कर रहा हूँ, हर साल क्या आता है हमारा, हैप्पी बर्थडे आता है ना, जन्मदिन। तो हैप्पी बर्थडे से याद रखना कि जब भी हैप्पी बर्थडे आता है तो तब भी वो क्या करते हैं, सम्मन भेजते हैं, यानी हाउस को वो रिप्रेजेंट करते हैं, हाउस को वो स्पीच देते हैं। कब, फर्स्ट सेशन ऑफ द ईच ईयर। और जो मान लो जिस साल वो गवर्नमेंट नहीं बन के आई है उस साल भी उसके फर्स्ट सेशन को, ये आपको एज ए चीज याद रखना है, ये एग्जाम में पूछते हैं, बहुत बार पूछा गया है। अब नेक्स्ट जो आती है हमारी लेजिस्लेटिव पावर के अंदर ही, वो है बिल्स से रिलेटेड, ठीक है। देखिए जो गवर्नर है बिल उनके थ्रू पास होता है,
तो जब गवर्नर के पास कोई बिल आता है तो क्या कर सकते हैं, मैंने प्रेजेंट के केस में बताया था, वो 3 काम करते हैं, या तो अपने एसेंट दे देंगे या नहीं देंगे, या फिर उसको वापस भेज देंगे रिकंसिडरेशन के लिए, बस यही काम करते हैं प्रेजेंट। गवर्नर भी सेम वही काम करेंगे, या तो मंजूरी दे देंगे या नहीं देंगे, या फिर उसको वापस हाउस में भेज देंगे दोबारा से उसमें विचार विमर्श करने के लिए कि देखो ये कमियां मुझे लग रही है, आप इस पर विचार विमर्श कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद चौथा काम और कर सकता है गवर्नर, जो कि प्रेसिडेंट नहीं करता है, वो है कंसीडरेशन के लिए रिजर्व कर सकता है गवर्नर बिल को, रिजर्व फॉर कंसीडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की परमिशन के लिए कि भाई आप देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इनका बिल कैसे क्या है, तो माननीय राष्ट्रपति आप देखिए इनका बिल क्या है। यहाँ पे क्या होता है, वो क्या करेंगे, इसको देखेंगे प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के पास जब ये जाता है तब, हालांकि अभी मैं यहाँ पे ये इस पॉइंट में मैं डिस्कस करूँगा जो आपका कंपैरेटिव वीटो पावर और ऑर्डिनेंस पावर जो है उसमें मैं आपको और बता दूंगा अच्छे से। तो प्रेसिडेंट जो है वो अलग से, फिर उनके पास वो सेम चीज़ें चलेंगी, 3 चीज़ें वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मंजूरी देंगे, ठीक है। वो मैं थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट वही है, इसलिए मैं थोड़ा इसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद डिस्कस करूँगा। तो देखिए गवर्नर जो है 4 काम कर सकता है, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर के तहत। बिल को या तो वो रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए, या उसको एक्शन दे सकता है फर्स्ट इंस्टेंस में कि ठीक है मैंने मंजूर किया और अब कानून बनाइए, या फिर वो मना ही ना करे, सॉरी मना कर दे मना ना करे तो पास ही हो गया ना, मतलब फर्स्ट इंस्टेंस पे वो मना ही ना करे, पास कर दे, फिर वो मना कर दे कि मैं नहीं कर रहा पास, ठीक है। उसके बाद या तो उसको वो वापस भेज दे हाउस में कि भाई ये गलतियाँ मुझे लग रही है और आप इसको देख लीजिए। इससे पहले एक और इनके पास एक पावर होती थी, वो ये 2020 से पहले, वो ये कि एक मेंबर को वो अपॉइंट करते थे क्या, एंग्लो इंडियन, लेकिन अब जो है ये प्रोविजन खत्म कर दिया गया, ठीक है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा है कि ये खत्म हो गया, वहां पे लिखा गया है 70 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के लगने के 70 साल तक जो है ये रहेगा। तो 70 साल जो है आपके 2020 में पूरे हो गए हैं, ठीक है। तो अब उसको आगे बढ़ाया नहीं, अगर उसको करा होता 80 साल, जैसे SC ST के केस में देखेंगे 80 साल कर दिया इसको कि जब से संविधान लगा उसके 80 साल तक जो इनको रिजर्वेशन रहेगा। एंग्लो इंडियन के केस में 70 साल रहने दिया, उसको बढ़ाया नहीं। तो इन सेंस में कह सकता हूँ ये अभी टाइम बिंग इसको क्या कर दिया, रोक दिया गया, ठीक है, एंग्लो इंडियन को। इन केस फ्यूचर में कभी लगे तो उसको 70 से बढ़ा के 80-90 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टाइम की बात है, लेकिन अभी आपको ये याद रखना है गवर्नर अपॉइंट नहीं कर सकता एंग्लो इंडियन मेंबर्स को। और पहले करते थे तो कितने करते थे, ओनली 1 करते थे, और प्रेजेंट करते थे कितने करते थे, सिर्फ 2 करते थे। तो ये आपको याद रखना, मान लो कभी पूछ भी लिया जाए, ठीक है, कि खत्म किससे गया है, आपको याद रखना 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से किया है, ठीक है। चलिए उसके बाद गवर्नर एक सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है, वो 1/6 मेंबर्स को अपॉइंट करता है, नॉमिनेट करता है, 1/6 मेंबर को नॉमिनेट करता है। कैसे, जिनको साइंस सोसाइटी, ठीक है, साइंस और या फिर सोशल सर्विस, सोसाइटी जो है सोशल सर्विस ही होगा ये, ठीक है, सोशल सर्विस, और ऐसे ही 2-3 सब फील्ड्स और है हमारे भी, अगर उसके अंदर जैसे आर्ट है, कल्चर है, ठीक है, अगर इनके अंदर उन व्यक्ति को कोई अच्छी इंफॉर्मेशन है तो वो क्या करेंगे, 1/6 मेंबर जो है, जैसे मान लीजिए हाउस की कोई टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 120, तो उसका 1/6 निकालोगे तो यानी कि 20, तो उन मेंबर्स को वो नॉमिनेट करते हैं हाउस के अंदर और उनको क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन देते हैं वो। तो ये भी किसके अंदर आता है, उनकी लेजिस्लेटिव पावर के अंदर, क्योंकि आपको पता है अपॉइंट करना ये किसके अंदर आता है, कानून के तहत आता है, और कानून के तहत ही जो अगर कुछ काम करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, उनकी लेजिस्लेटिव पावर। उसके बाद में वो किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, ध्यान से सुनना, वो किसी भी व्यक्ति को जो है स्पीकर का काम दे सकते हैं हाउस के अंदर। कब, जब डेप्यूटी स्पीकर या स्पीकर की पोस्ट खाली है, ठीक है, ये आपकी क्या हो जाती है, हमारी लेजिस्लेटिव पावर। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट सबसे पावर आती है हमारे गवर्नर की, और वो क्या, वो है ऑर्डिनेंस। हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डिनेंस पावर, लेकिन ऑर्डिनेंस पावर में बता देता हूँ क्या होता है। मान लीजिए देश के अंदर इमरजेंसी लगी हुई है, ठीक है, या स्टेट के अंदर इमरजेंसी लगी हुई है, या फिर जो गवर्नमेंट है वो हाउस के अंदर नहीं है, सेशन में नहीं है, जो गवर्नमेंट का जो सेशन है वो हाउस के अंदर उनका कोई सेशन अभी चल नहीं रहा है, उस टाइम पे कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, कानून बनाना है। अब पार्लियामेंट हर एमएलए, मान लो एक एमएलए कोई फॉरेन कंट्री में घूमने के लिए गया हुआ है, तो क्या आप उनको वहाँ से बुलाएंगे, नहीं आ सकते वो, ठीक है ना।
इस सिचुएशन में गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशन ने अंडर आर्टिकल 167 अभी मैं कंफर्म कर लूँगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा एक्चुअली आर्टिकल नंबर, तो उसमें उनको पावर दी गई है। जैसे 123 में तो प्रेसिडेंट को दी गई है, गवर्नर के केस में अभी जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी देखेंगे उसमें मैं आपको देख के बता दूंगा कि कौन से एग्जैक्ट कौन सा है, ठीक है, मैं अभी आपको गलत नहीं बताऊंगा। तो उसमें ना क्लियरली बताया गया है कि ये जो है आपको पावर दी गई है, किसमें, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की, आप जो अध्यादेश लेके आ सकते हैं और 6 महीने तक की उसकी लाइफ रहती है, ठीक है। और जब हाउस बैठेगा तो 6 वीक्स के अंदर उसको आपको रिकंसिडरेशन करना पड़ेगा। अगर 6 हफ्ते के अंदर उन्होंने पास कर दिया तो कानून बन जाएगा। और ऑर्डिनेंस के तहत वो वही लॉ ला सकते हैं जो स्टेट लॉ ला सकते हैं, याद रखना आपको। ऑर्डिनेंस के तहत गवर्नर वही उन्हीं चीज़ों पे कानून बनाएगा जो स्टेट लिस्ट के अंदर होंगे। एक राष्ट्रपति किस पे बनाते हैं, जो यूनियन लिस्ट होती है, ठीक है। तो गवर्नर आपका जो स्टेट लिस्ट होती है उस पे जो हमारे प्रोविजंस है उसके तहत ही सारे काम करेंगे, उससे बाहर नहीं। ऐसा नहीं कि वो जाकर के फॉर एग्जांपल लेट्स से यूनियन का कोई सब्जेक्ट है और उस पर उन्होंने कानून बना दिया, ऑर्डिनेंस पास कर दिया, नो, ऐसा नहीं होगा। दूसरा, जब वो ऑर्डिनेंस पास करते हैं उसकी वही सेम ताकत मानी जाएगी जो एक हाउस के द्वारा कानून बनता है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी हो जाती है उनकी लेजिस्लेटिव कंप्लीट। अब बात करते हैं फाइनेंशियल। देखिए फाइनेंशियल पावर क्या होती है इनमें। फाइनेंशियल ऐसा तो नहीं कि भाई वो नोटों की गड्डी लेके बैठे हैं और सबकी सैलरी एक एक हाथ से बांटने लगे, नहीं। फाइनेंशियल जो पावर है या फंक्शन उसका ऐसा नहीं है। फाइनेंशियली क्या होता है, अगर आप देखेंगे हर स्टेट का अपना एक बजट होता है। जैसे यूनियन गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंट के थ्रू जो है अपना बजट पास करवाते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट जो पहले दोनों हाउसों की जॉइंट सेटिंग करते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है उनका जो बजट सेशन होता है वो स्टार्ट होता है। ऐसे ही हर स्टेट के जो गवर्नर होते हैं वो अपना जो उसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेट, याद रखना है अंडर आर्टिकल 112 ये वर्ड यूज हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट वर्ड यूज नहीं हुआ है, हालांकि पार्लियामेंट आएगा उसमें करेंगे इसको डिस्कस, बट मैं पहले बता देता हूँ कि 112 जो अनुच्छेद है 112 उसके तहत जो है हमारे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड यूज है, ना कि बजट। इसको हम जनरली बोल देते हैं बजट, बट एनुअल फाइनेंशियल स्टेट ये किसके अथॉरिटी से पास होता है, वो होता है गवर्नर। गवर्नर जब बोलते हैं तभी स्टेट जो है अपना बजट लेके आता है, ठीक है, उससे पहले नहीं। जितने भी ग्रांट ऑफ वो होती है, ग्रांट ऑफ क्या बोलते हैं इसको, जस्ट सेकेंड, मिनिस्ट्री जो आपकी ग्रांट्स पेश करती है उसको आपके क्या करते हैं, गवर्नर ही उनकी मंजूरी के बिना वो नहीं मांग सकते, ठीक है, स्टेट के अंदर। उसके बाद जितनी भी आपके फाइनेंशियल रिलेटेड कमीशन है, जैसे फाइनेंस कमीशन है, हर 5 साल बाद वो रिकंस्टिट्यूट किया जाएगा स्टेट का, वो भी क्या आती है, गवर्नर के अंदर आती है। याद रखना स्टेट और यूनियन का अपना अलग अलग क्या होता है, एक फाइनेंस कमीशन होता है, फाइनेंस कमीशन होता है, स्टेट का भी होता है। यूनियन जो यूनियन है, अच्छा यहाँ लिखा क्या, वो इसको रेज कर दूँ, ये तो मेरे को ही कन्फ्यूजन हो रही है। मैं देखिए स्टेट का अपना फाइनेंस कमीशन होता है और यूनियन का अपना फाइनेंस कमीशन होता है। इसको कौन अपॉइंट करता है, हर 5 साल के लिए, याद रखना है 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट होता है, वो करते हैं प्रेसिडेंट। यहाँ पे ये भी 5 ईयर्स के लिए होता है और इसको गवर्नर करते हैं। क्लियर है, ये हो जाती है हमारी फाइनेंशियल जो पावर है कंप्लीट यहाँ पे। अब बात आती है जुडिशियल की। तो जुडिशियल में आता है न्यायिक, ठीक है। तो न्यायिक जो है इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए प्रेसिडेंट को जैसे आपको मैंने बताया था पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, ये कुछ जो है पावर्स मिली हुई हैं संविधान की तरह। तो जो गवर्नर है उनको भी तो मिली होंगी, ऑब्वियस मिली है। तो वो जो है आपको याद रखना है उनको सिर्फ और सिर्फ पार्डनिंग पावर रिगार्डिंग डेथ वो नहीं मिली है। अभी कंपैरेटिव जब करेंगे, अभी इसमें ये आ गया ना वीटो पावर, ऑर्डिनेंस ये पार्डनिंग पावर कंपैरिजन, उसमें मैं आपको दोनों प्रेसिडेंट और जो गवर्नर के करेंगे। तो पार्डनिंग ऑफ डेथ नहीं है हमारे गवर्नर के पास, किसी भी गवर्नर के पास, लेकिन सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। तो नंबर 1 सबसे पहले वो किसी भी व्यक्ति को पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रिस्पाइट, रिमिशन, ये एक एक टर्म मैंने आपको प्रेजेंट में एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। इनका मतलब क्या है, आप उस लेक्चर को देख लेना, आपको पता चल जाएगा अगर नहीं पता है तो। उसके बाद वो चाहे तो किसी भी अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ रिप्राइव, रिस्पाइट, पार्डन, ये ऐसा नहीं कि किसी भी उन्होंने कोई जुर्म किया किसी पे भी वो माफ़ कर सकते हैं, नहीं। वो करेंगे स्टेट लॉ अगर किसी ने वायलेट किया है, उससे रिलेटेड किसी व्यक्ति को सजा मिली है, तो उसमें वो पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट दे सकते हैं, बट यूनियन लॉ के लिए नहीं। यूनियन लॉ के लिए हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, वो करेंगे। क्लियर है इतना। उसके बाद जितने भी जजेस जो है अपॉइंट किए जाते हैं, तो प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को,
लेकिन हाई कोर्ट के जजेस को जब अपॉइंट किया जाता है तो जो प्रेसिडेंट है वो किसकी सलाह लेते हैं, वो लेते हैं गवर्नर की, ठीक है ना। गवर्नर से वो परामर्श करते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि देखिए हम इस व्यक्ति को जो है हाई कोर्ट में जज बना रहे हैं या इनका चीफ जस्टिस बना रहे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो जो आपके जुडिशरी है हाई सुप्रीम कोर्ट, उनके एक कोलिजियम सिस्टम होता है। हालांकि जब हम सुप्रीम कोर्ट करेंगे उसमें ये अच्छे से करेंगे, तो वो भी अपनी सजेशन देती है प्रेसिडेंट को। लेकिन हम बात करें स्पेशली गवर्नर की, तो हम यहाँ पे अब सिर्फ किसकी बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ गवर्नर की बात करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे गवर्नर जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको गवर्नर ही अपॉइंट करता है, क्लियर है। यहाँ पे जुडिशियल पावर जो है गवर्नर की यहीं तक ही हमारी जो है चलती है, उसके बाद बाकी उनके पास और पावर नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कंपेयरिंग ऑफ वीटो पावर्स। देखिए हमने वीटो पावर्स 3 तरीके की पढ़ी, 4 थी बेसिकली जब प्रेजेंट कर रहा था। सबसे पहला पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, क्वालिफाइड वीटो, और एक क्या थी हमारी, फोर्थ और थी, ठीक है। चलो मुझे याद आ जाएगा, मैं बता दूंगा आपको। तो जो गवर्नर है सेम उनके पास भी 3 वीटो पावर्स है, ठीक है। सस्पेंसिव वीटो पावर, पॉकेट वीटो और क्वालिफाइड वीटो नहीं है, वो यूएस के प्रेसिडेंट के पास है। एक और आती है हमारी वीटो पावर, वो कौन सी है अभी मेरे को याद नहीं आ रही है, एकदम से माइंड में स्किप हो गया वो। चलो मैं लिखता हूं, याद आ जाएगा वो। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, एक तरफ तो देखेंगे क्या, प्रेसिडेंट, ठीक है। एक चार्ट फॉर्म में बना लेता हूं मैं। एक तरफ तो मैं करूंगा प्रेसिडेंट को डिस्कस और एक तरफ करूंगा गवर्नर को, और इनकी जो वीटो पावर बिल से रिलेटेड उसको डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे किसकी, ऑर्डिनरी लॉ से रिलेटेड, यानी कि जो नॉर्मली कानून जो आते हैं उसकी। तो पार्लियामेंट पढ़ेंगे ना, उसमें हम पढ़ेंगे बिल जो है, ऑर्डिनरी बिल होता है और एक होता है मनी बिल। तो ऐसे ही एक होता है ऑर्डिनरी लॉ और एक होता है मनी लॉ, जो कि मनी बिल के द्वारा आता है। तो यहाँ पे अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्डिनरी बिल जो आता है उससे रिलेटेड। देखिए जो प्रेसिडेंट के पास जब अगर कोई बिल जाता है, ठीक है, तो अब बिल कैसे जाता है, पहले वो दोनों सदनों से पास होगा, राज्यसभा से भी लोकसभा से। मैं अभी बात कर रहा हूँ प्रेसिडेंट की, ठीक है। सबसे पहले लोकसभा प्लस मान लो राज्यसभा से वो हो गया पास, प्रेसिडेंट के पास आया। प्रेसिडेंट जब आपके पास आते हैं, मतलब प्रेसिडेंट नहीं आते, प्रेसिडेंट के पास जब बिल आता है, प्रेसिडेंट के पास आपके यहाँ पे 3 ऑप्शन होंगे, 1 2 3। नंबर 1, या तो वो इसको एसेंट दे देंगे, यानी मंजूरी दे देंगे बिल को, और वो बिल बन जाएगा कानून, या फिर विदहोल्ड कर देंगे, यानी कि नहीं देंगे, ठीक है, मंजूरी नहीं देंगे, या फिर वो इसको रिकंसीडरेशन के लिए वापिस भेज देंगे हाउस में, ठीक है। रिकंसीडरेशन के बाद क्या होता है, अगर मान लीजिए उस हाउस ने वापस भेज दिया, ठीक है, उसी मेजोरिटी से, कोई ज़्यादा वो नहीं लिया, तो इसमें होगा क्या, यहाँ पे प्रेसिडेंट को वो इसको पास करना पड़ेगा, क्लियर। यहाँ पे कौन सी वीटो यूज हुई है, यहाँ पे उनकी वीटो पावर हुई है कौन सी, सस्पेंसिव, क्योंकि उन्होंने तो कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया ना, तो यहाँ पे उन्होंने कौन सी वीटो यूज की, सस्पेंसिव, क्लियर। विद होल्ड करते हैं, यानी कि वो क्या, कौन सी वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, हाँ फोर्थ याद आ गया ना मेरे को एकदम से, मैं कह रहा था ना एब्सोल्यूट वीटो। कौन सी वीटो यूज किया यहाँ पे, एब्सोल्यूट वीटो। अब बात करते हैं गवर्नर की। देखिए गवर्नर से अगर मान लो जिस स्टेट के वो गवर्नर है वहाँ पे यूनिकैमरल है, यानी कि एक ही सदन है, और वो है विधानसभा, विधान परिषद नहीं है, ठीक है। और अगर मान लो चलो बाई कैमरल भी है जिस राज्य के अंदर, मैं दोनों को डिस्कस कर लेता हूँ। यूनिकैमरल से बिल पास हुआ और बाई कैमरल से भी पास हुआ, तो गया गवर्नर के पास। गवर्नर के पास अब 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। क्या क्या, देखिए अगेन मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ये लाइट चलने लग गया है, ठीक है। गवर्नर के पास भी 4 ऑप्शन है। नंबर 1, वो एसेंट दे देंगे, मंजूरी दे देंगे, या फिर नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी वो कौन सी गवर्नर यूज करे, एब्सोल्यूट, यानी कि पहले ही इंस्टेंस में मना कर दिया, नहीं दे रहा। दूसरा जो यहाँ पे था रिकंसिडरेशन, तो ये कौन सी होगी, सस्पेंसिव,
यानी कि गवर्नर के पास भी है, लेकिन गवर्नर के पास एक चीज़ और है जो प्रेसिडेंट के केस में नहीं थी, वो ये कि वो रिजर्व कर सकते हैं बिल को प्रेसिडेंट के लिए। क्लियर है इतना? चलो 1 मिनट मैं देख लेता हूँ क्या वो वहाँ पे आपको ये विजिबल हो रहा है कि नहीं। ठीक है, विजिबल हो रहा है, वेरी गुड। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे जब ये गवर्नर ने रिजर्व कर दिया प्रेसिडेंट के केस में, ठीक है, कि प्रेसिडेंट को हम ये बिल फॉरवर्ड करेंगे, मैं रिजर्व करता हूँ, तो अब यहाँ पे गवर्नर का काम खत्म हो जाता है। मान लो जो उन्होंने ये तीनों स्टेप फॉलो नहीं किए, ना तो एसेंट दी, ना विरोध किया और ना वापस हाउस को दिया, लेकिन रिजर्व कर लिया प्रेसिडेंट के लिए, ये काम करते ही गवर्नर का काम खत्म। अब यहाँ पे वापस ये आ जाता है किसके पास? प्रेसिडेंट साहब के पास। प्रेसिडेंट अगेन दोबारा ये कर देंगे, या तो मंजूरी दे देंगे या नहीं देंगे, या फिर उसको वापस इस स्टेट से वापस भेज देंगे गवर्नर के हाथों कि गवर्नर जी आप ये बिल वापस लीजिए, और हाउस को बोले ये इम्प्रूव करें और उसके बाद वापस भेजें मेरे पास। तो ये तीनों दोबारा से प्रोसेस फॉलो होगा प्रेसिडेंट के केस में, जब प्रेसिडेंट ये वाला जो गवर्नर ये स्टेप फॉलो करते हैं, रिजर्व करते हैं प्रेसिडेंट के लिए, उसमें बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे मान लीजिए जो स्टेट है, जो राज्य है, उसने उस बिल को दोबारा पास करके प्रेसिडेंट को भेजा। अब प्रेसिडेंट यहां बाइंडिंग नहीं है, यह आपको याद रखना है। प्रेसिडेंट यहां पे बाध्य नहीं है कि वो बिल को पास करें या ना करें। अगर मान लो उन्होंने नहीं पास किया, अपने पॉकेट में डाल के रखे, जिसको बोलते हैं पॉकेट वीटो, कि नहीं पास कर रहा है, या उन्होंने मान लो पास करने से मना ही कर दिया, तो स्टेट का वो लॉ नहीं बनेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसे पार्लियामेंट के केस में क्या होता है, उसको दोबारा से वो पास करते तो प्रेसिडेंट को वो पास करना होता है, लेकिन स्टेट के केस में ऐसा नहीं है, वो फिर कानून नहीं बनेगा, खत्म है वहीं पे। ठीक है, तो ये हमने एक पढ़ ली है। उसके बाद एक बार मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ ताकि मैं आगे जो लिखूँ उसके लिए मेरे को थोड़ी स्पेस मिल जाए। चलिए, तो ये हम क्या कर रहे हैं, कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं वीटो पावर की। तो 4 तरीके की वीटो पावर हमने पढ़ी थी। देखो मैंने आपको क्या बोला था कि कई बार क्या होता है कि माइंड से ना चीज़ें स्किप हो जाती है। जैसे अभी मैंने वीटो पावर थी 4 बताई थी, 3 याद आ रही थी, लेकिन चौथी नहीं याद आ रही थी। तो जब मैं कराने लगा तो एकदम से याद आ गई थी। तो कौन सी थी 4? सबसे पहली एब्सोल्यूट, दूसरी सस्पेंसिव, तीसरी वीटो पावर कौन सी थी? पॉकेट वीटो, और फोर्थ कौन सी थी? क्वालिफाइड, जिसमें से हमारे गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास कौन सी नहीं होती? क्वालिफाइड। ये यूएसए के प्रेसिडेंट के पास होती है। ठीक है, ये 3 हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है और गवर्नर के पास होती है। वो एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट वीटो होती है, सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए, तो अब हम इसी की ही जो है कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं कि वो कैसे जो है अपने वीटो पावर को यूज़ करते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट बात आती है, मान लीजिए ये तो हो गया कि मान लो उन्होंने जो रिटर्न कर दिया। यहाँ पे तो जो हमारा ऑर्डिनरी बिल था, ये वाला ऑर्डिनरी लॉ से रिलेटेड, यहाँ पे मान लो काम हो गया हमारा पूरा कि हमने एक एक प्रोविजन को डिस्कस किया कि मान लीजिए गवर्नर ने कंसिडर रिजर्व कर लिया, तो उसके बाद प्रेसिडेंट क्या करेंगे, और प्रेसिडेंट जो है, ठीक है। और इन केस एक चीज़ और इम्पोर्टेंट ये आपको याद रखनी है, जब मान लीजिए प्रेसिडेंट ने वापस भेजा है बिल को स्टेट के पास, ठीक है, प्रेसिडेंट ने वापस भेजा है स्टेट के पास कि ये लीजिए आप अपना बिल और इसमें ये चेंजेस करिए, उसके बाद आप मुझे वापस भेजिए। अब स्टेट के पास 6 मंथ्स का टाइम होगा यहाँ पे, ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना है। स्टेट के पास सिर्फ 6 महीने का समय होगा, उसके अंदर अंदर उनको वापस भेजना है प्रेसिडेंट के पास। नहीं भेजा तो वो वैसे ही खत्म हो जाएगा, फिर कोई मज़े वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, बोलते हैं ना हम अपनी लोकल उसमें कि यार मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऐसे ही प्रेसिडेंट बोलेंगे यार मज़ा नहीं आ रहा, तो 6 महीने निकाल दिए तुमने एक बिल को वो करने में, ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो उसको ख़त्म ही करेंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब ऐसा नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनली बोला गया ऐसा। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? मनी बिल की। यहाँ पे ऑर्डिनरी लॉ था ना, इसको मैं लिखता हूँ अभी मनी बिल से। अभी हम देखते हैं कंपैरेटिव स्टडी मनी बिल से रिलेटेड। देखिए, जब पार्लियामेंट मनी बिल भेजती है किसको? दोनों सदनों से मान लो मनी बिल पास हुआ, ठीक है, और याद रखना है मनी बिल जो है लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास नहीं किया, तब भी वो पास माना जाता है। ठीक है पार्लियामेंट में करेंगे कि ये की भला अलग ऐसी क्यों चीज़ है। तो मान लीजिए दोनों सदनों से मान लो पास हो गया मनी बिल, और वो प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या करेंगे? या तो एसेंट दे देंगे, मंजूरी दे देंगे, चलो भाई मंजूर किया, बिल पास और बन गया कानून, या फिर विद होल्ड करेंगे, यानी कि नहीं दूंगा मैं तुम्हें अभी, ठीक है, मेरा भी मूड नहीं है, मैं अभी नहीं देना चाहता।
इसके अलावा तीसरा काम जो था रिकंसिडरेशन करो, कि वापस हाउस को भेजते थे कि भाई साहब इसमें ना ये कमी है और इसको आप देखो जरा, और उसके बाद वापस भेजना मेरे पास। ये नहीं कर सकते मनी बिल में। क्लियर है? आपको चीज़ें दो ही याद रखनी है, या तो मंजूरी देंगे मनी बिल में प्रेजेंट, या फिर नहीं देंगे, या फिर ये जो तीसरा स्टेप है जो ऑर्डिनरी बिल में करते थे कि दोबारा से हाउस को भेज दिया कि भाई इसको देखो आप, यहाँ पे नहीं कर सकते मनी बिल में। या तो आप पास करो या फिर मत करो। अगर ये कर दिया कि मैं मंजूरी नहीं कर रहा, वो फिर लॉ नहीं बनेगा, खत्म है। पास हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो तब भी ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं किसकी? गवर्नर की। सिमिलरली अब वैसे अगर हम जनरली देखते हैं तो जो राष्ट्रपति है वो मंजूरी दे देते हैं मनी बिल को। रीजन बिंग, मनी बिल जब आपका आता है वो प्रायर रिकमेंडेशन पे किसके आता है? प्रायर रिकमेंडेशन, यानी कि राष्ट्रपति की ही रिकमेंडेशन पे वो हाउस में आता है। क्लियर? क्योंकि जो प्रधानमंत्री जो उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेता है कि ऐसे ऐसे हम एक मनी बिल लाना चाहते हैं, इनकी परमिशन से ही वो जो हाउस में आता है। तो इसलिए नॉर्मली जब हम देखते हैं, ठीक है, 99% केसेस में वो उसको राष्ट्रपति मंजूर कर देते हैं मनी बिल को। अब गवर्नर जो है, गवर्नर भी पहले ही केस में या तो मंजूर कर देंगे या विदहोल्ड कर देंगे, बट ये नहीं करेंगे रिकंसिडरेशन स्टेट का जो मनी बिल है उसको, याद रखना आपको। लेकिन गवर्नर के पास एक चीज़ और थी, रिजर्व कर सकता है, यस और नो? कर सकता है भाई, क्यों नहीं कर सकता? अब वो मान लो प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट के पास जब जाता है तो प्रेसिडेंट अगेन वो चीज़ें फॉलो करेंगे, या तो एक्सेंट देंगे यानी मंजूरी देंगे या नहीं देंगे, लेकिन प्रेसिडेंट दोबारा यहाँ पे रिकंसिडरेशन के दोबारा स्टेट को नहीं भेजेंगे। क्लियर है? अगर नहीं किया तो वो कानून नहीं बनेगा, अगर कर दिया तो वो कानून बन जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है? कैसे जो बिल के ऊपर वीटो लगाते हैं और कैसे कैसे जो बिल को वो कंसीडर कर सकते हैं। प्रेसिडेंट और गवर्नर हमने दोनों को डिस्कस कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑर्डिनेंस पावर जो है उससे रिलेटेड, ठीक है? अब इसको डिस्कस करेंगे। मैं ये लिखा रहता हूँ प्रेसिडेंट और गवर्नर। अब हम इनकी जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? देखिए, ऑर्डिनेंस को बेसिकली हम क्या बोलते हैं हिंदी में? हम बोलते हैं अध्यादेश। अब अध्यादेश मैंने आपको बताया था जब हमने लेजिस्लेटिव पावर की थी गवर्नर की, उसमें मैंने आपको बताया था कि लेजिस्लेटिव जो है वो अध्यादेश क्यों लेके आते हैं? इमरजेंसी सिचुएशंस में, ठीक है? चलिए अभी हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं किसकी? जो हम बात करेंगे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ठीक है? मैं यहाँ पे एक बार इसको लिख देता हूँ। ये बात कर रहे हैं हम किसकी? ऑर्डिनेंस से रिलेटेड, यानी अध्यादेश। ऑर्डिनेंस कि जो अध्यादेश है वो दोनों कैसे कैसे लेके आते हैं, ठीक है? और इन दोनों में क्या सिमिलरिटी और क्या डिससिमिलरिटी वो देखेंगे। देखिए, सबसे पहले जब मैं प्रेसिडेंट की बात करता हूँ, जो राष्ट्रपति है ऑर्डिनेंस कब लाते हैं? जब या तो दोनों सदन, बोथ हाउसेस, और या फिर ईदर हाउस, या तो दोनों ही हाउस जो है, संसद के दोनों हाउस जो है वो सदन में ना हो, ठीक है? जैसे अगर देखते हैं लोकसभा है वो अभी काम पे नहीं है, ठीक है? सेशन नहीं है उससे चल रहा, या फिर ना तो राज्यसभा भी काम कर रही है ना लोकसभा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए और देश को ऐसा लगे, ठीक है, हमारे जो प्रेसिडेंट है उनको ऐसा लगे, ठीक है? अब प्रेसिडेंट को कब लगेगा? जब उनको प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे या उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनको सजेस्ट करेगी, तो उस केस में क्या होगा? प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लेके आते हैं। और सिमिलरली जब गवर्नर को ये लगे, अगर स्टेट सिंगल हाउस वाला है, ठीक है, जैसे यूनिकैमरल जिसको बोलते हैं, सिर्फ विधानसभा है, तो अगर विधानसभा हाउस में है ही नहीं, सेशन में नहीं है, तो वो क्या करेंगे? उस टाइम ऑर्डिनेंस ले आएंगे। या अगर बाई कैमरल है, मान लो लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल भी अगर सेशन में नहीं है तो उस टाइम पे वो क्या लेके आएंगे? ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। और याद रखना है, जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लेके आएंगे वो सिर्फ उन्हीं पे लाएंगे जो यूनियन लिस्ट के अंदर होगा, ठीक है? उन्हीं मैटर्स पे, ठीक है? यहाँ मैं बात कर रहा हूँ किन मैटर्स से रिलेटेड ऑर्डिनेंस यानी कि लॉ लेके आएंगे। ऑर्डिनेंस का बेसिकली मतलब होता है कानून, ठीक है? कच्चा कानून को कह सकते हो, 6 महीने तक होता है, ठीक है? मतलब हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा कच्चा कानून, बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि आप मान सकते हो, क्योंकि पार्लियामेंट से जो कानून बनता है वो होता है परमानेंट नेचर का, जब तक कि उसको पार्लियामेंट ना खत्म कर दे। लेकिन यहाँ होता है कि सिर्फ टेम्परेरी होता है, ठीक है? मैं इंग्लिश में बोलूँ तो टेम्परेरी लॉ होता है जो 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। अब 6 मंथ्स के बाद अगर वो जब दोनों हाउस असेंबल हुए तो उन्होंने, अभी मैं ये नेक्स्ट पॉइंट ये, तो जब ये पास करते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट, उसकी जो लाइफ होती है वो कितनी होती है? 6 मंथ्स की ऑर्डिनेंस की। सिमिलरली
यहाँ पे ये जो पॉइंट है सेम सेम वही चलता जाएगा। यहाँ पे भी 6 मंथ है प्लस में उसके बाद 6 वीक्स और हो सकती है। अगर मान लीजिए 6 महीने पूरे हो गए उसके बाद असेंबल हो रहे हैं तो 6 हफ्ते का समय और मिलता है कि दोनों सदन जो है आपस में बैठ के इस जो ऑर्डिनेंस इन्होंने पास किया प्रेजेंट है उसके ऊपर या तो उसको पास करके कानून में तब्दील कर दे, नहीं तो वो हो जाएगा खत्म। ये चीज़ें यहाँ पे चलेगी, ठीक है। तो याद रखना ऑर्डिनेंस जो होती है सबसे लंबी लाइफ जो होती है उसकी 6 मंथ्स और 6 वीक होती है, 6 महीने 6 सप्ताह, ठीक है। और वैसे 6 महीने तक की होती है लाइफ। उसके बाद जो आपका ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, अब इसकी सेम फोर्स होगा जो कि पार्लियामेंट, अगर देखते हैं हम जब पार्लियामेंट कानून पास करता है, ठीक है, पार्लियामेंट जो कानून बनाता है उसकी जो ताकत होती है वही सेम ताकत किसकी होती है, हमारे ऑर्डिनेंस की, ठीक है। ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया तो वो ज्यादा सुनने जाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डिनेंस लेके आया उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, नहीं। सेम फोर्स रहेगी जो पार्लियामेंट की होती है, यहां पे भी सेम फोर्स रहेगी जो कि स्टेट लेजिस्लेचर की होती है। क्लियर है इतना। उसके बाद जो आपका ये पावर है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है राष्ट्रपति और राज्यपाल की, गवर्नर की, वो क्या करती है, को एग्जिस्टेंस होती है किसके, पार्लियामेंट के और यहाँ पे स्टेट के साथ, ठीक है। अब उसके बाद जो ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया सेम फोर्स रहती है उसकी। ऐसा नहीं कि भाई पार्लियामेंट जब कोई लॉ बनाएंगे तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और प्रेसिडेंट अरे चलो ना 6 महीने बाद तो खत्म हो, नहीं ऐसा नहीं है। आप 6 महीने तक मान के चलिए वो कानून रहेगा और उसके तहत अगर आप उसका उल्लंघन करेंगे तो आपको सजा भी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद अगर जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लेके आते हैं तो उस पर वो सेम लिमिटेशंस रहेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है उनका मन मर्जी क्या ऑर्डिनेंस में कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिया, नहीं, लिमिटेशन सेम रहेंगी जो कि पार्लियामेंट के ऊपर रहती हैं, ठीक है। सेम लिमिट्स यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, ये सेम पॉइंट रहेगा यहाँ पे 6th, यहाँ पे भी सेम लिमिटेशंस रहेंगी गवर्नर के ऊपर जो कि किसके ऊपर होती है, स्टेट लेजिस्लेचर पे। ऐसा नहीं है कि गवर्नर चाहे तो मन मर्जी यानी कि जो उनके मन में आए और कोई भी पॉइंट उन्होंने डाल दिया, ठीक है, ऑर्डिनेंस के अंदर, ऐसा नहीं है। उसके बाद वो चाहे ऑर्डिनेंस को, चलो मैं यहां लिख देता हूं, ऑर्डिनेंस को कभी भी, ठीक है, विड्रॉ कर सकते हैं, हटा सकते हैं। 6 महीने की टाइम है, 6 महीने से पहले भी हटा सकते हैं। यहां सिमिलरली ही कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग, गवर्नर जो वो भी सेम चीज कर सकता है, कभी भी वो ऑर्डिनेंस को हटा सकता है। ऐसा नहीं है 6 महीने तक वो मान लो उनको लगेगा कि पर्पस जिसके लिए मैं ऑर्डिनेंस लेके आया था वो पूरा हो गया है तो वो उसको हटा सकते हैं। उसके बाद लाइफ हमने डिस्कस कर लिया है कि जो ऑर्डिनेंस वो कितने साल कह रहा हूँ, 6 महीने और 6 सप्ताह का होगा। आपको याद रखना है अगर क्वेश्चन आता है ऑर्डिनेंस जो है उसकी लाइफ कितनी होती है तो आपको बोलना 6 महीने, आंख बंद करना है और सीधा बोलना 6 मंथ्स। लेकिन अगर पूछा जाए मैक्सिमम लाइफ तो आपको क्या बोलना है, 6 मंथ्स 6 वीक्स, ठीक है। हिंदी में 6 महीने 6 सप्ताह, ये याद रखना है। क्या होता है कि जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं ना, एक हिडन प्रेस रहता है, जल्दी जल्दी हर क्वेश्चन को फटाफट करो फटाफट करो। क्वेश्चंस इजी आते हैं नो डाउट, पढ़ा हुआ होता है सबका, लेकिन वहाँ पे होता है यहाँ से मेंटली कौन एक्टिवेट है, वही सबसे बच्चा जो है नो मैटर उसने पूरे साल कितना उसने डफर के तरीके से पढ़ाई की, कुछ भी करो, लेकिन अगर उसने उस टाइम वहाँ पे अलर्ट होकर पेपर दिया उसका सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी बच्चे रह सकेंगे, ठीक है। चलिए ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं बताता रहता हूँ बीच बीच में ताकि आपको जो है एक पढ़ाने के साथ साथ अलग से एक आउटपुट और मिलता रहे, ठीक है। अब उसके बाद में याद रखना है आपको जो ऑर्डिनेंस है ये आपको प्रेसिडेंट जब पास करते हैं उनको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता है, नो इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ऐसा नहीं प्रेसिडेंट को आप इंस्ट्रक्शन दोगे कि आप इस चीज पे लेकर, नो, प्रेसिडेंट को जब लगेगा कि अभी कंट्री के अंदर नीड है, याद रखना प्रेसिडेंट को जब फील होता है, ठीक है, कि अभी नीड है तो वो ले आएंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, प्रेसिडेंट अपना काम खुद नहीं करते कभी भी। जहां जहां कॉन्स्टिट्यूशन में बोला प्रेसिडेंट ऐसा करेंगे, प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करेंगे, आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए बैकग्राउंड में पीछे बैक पर्दे पे काम कौन कर रहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री है, उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे बोलते हैं ना कि जैसे डिप्लोमेसी में बोलते हैं कि जो सामने दिखता है लेकिन पीछे बैक एंड पीछे पर्दे पे कुछ और सीन चल रहा होता है, ठीक है। ऐसे ही प्रेसिडेंट जो है वो जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को पढ़ने को मिलता है कि प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं, लेकिन पीछे पर्दे पे सिर्फ जो प्राइम मिनिस्टर है वो उनको एड एंड एडवाइस करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने क्या कर लिया, इनकी ऑर्डिनेंस पावर भी डिस्कस कर लिया, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिमिलर है, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट टॉपिक जो है हमारा बचा है वो क्या है, पार्डनिंग पावर, ठीक है, क्षमा याचना की शक्ति
इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बेसिकली अगर देखा जाए तो एक डिफरेंस है, ठीक है, वो मैंने आपको पहले बता भी दिया था, बट अभी फिर डिस्कस कर लेते हैं क्या जा रहा है। यहाँ पे फिर दोबारा एक कंपैरेटिव टेबल बना लेते हैं हम, ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर। देखिए मैं बोलता हूँ अभी, ठीक है, आपको सुनना है, जहाँ मेरे को लगेगा मेरे को लिखना है तो मैं लिख दूंगा, आपको अभी सुनना है बड़े आराम से। नंबर 1 मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले प्रेजेंट की। जब मैं पहले बोलूँगा प्रेजेंट, ठीक है, इसकी बात करूँगा, जब मैं उसके बाद दोबारा बोलूँगा तो वो होगा गवर्नर का, ठीक है। सबसे पहले प्रेसिडेंट जो है, अगर कोई भी यूनियन लॉ से रिलेटेड किसी को कोई सज़ा मिली है, उससे रिलेटेड वो किसी भी व्यक्ति को, याद रखना किसी भी व्यक्ति को, वो फॉरेनर भी हो सकता है और वो चाहे तो सिटीजन भी हो सकता है, उसको वो पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं। क्लियर? ये सारी चीज़ें क्या होती है? प्रेसिडेंट का आप जो लेक्चर है उसको आप देखना, उसमें मैंने चीज़ें एक एक टर्म एक्सप्लेन कर दी, इनका मतलब क्या है, ठीक है। तो ये बात आती है यूनियन जो लॉ है उसको अगर कोई वॉलेट करता है उससे रिलेटेड, बट अगर स्टेट लॉ कोई वॉलेट करे तो स्टेट के अंदर गवर्नर है, तो यही सेम चीज़ है, गवर्नर भी कर सकता है पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, कम्यूट और आपका सस्पेंड, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है डेथ सेंटेंस। किसी व्यक्ति को अगर मृत्यु की सजा मिल गई है, ठीक है, हालांकि थोड़ा सा जिस व्यक्ति को मिलती होगी तो कितना मतलब उसको डर लगता होगा ना एक बार, जब उसको लगता है कि इस डेट को तो फांसी होगी, है ना, तो थोड़ा सा लगता है। बट चलिए, अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस मिली कोर्ट से, वो अपील करता है प्रेसिडेंट के पास। अब जो प्रेसिडेंट है उसके पास डेथ सेंटेंस को पार्डन करने का एक, याद रखना, ओनली अथॉरिटी है हमारे देश के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ डेथ को पार्डन कर सकती है, वो है कौन? प्रेसिडेंट। जो गवर्नर है उसको अधिकार नहीं है कि वो डेथ को पार्डन करे, यानी डेथ की जो डेथ को पार्डन करे यानी कि क्षमा करे। याद रखना पार्डन का मतलब क्या होता है? देखिए, एक व्यक्ति को पहले तो सजा मिली है क्या? डेथ की। दूसरा, उस पर चार्जेस लगे हुए हैं क्या कि वो उसने ऐसा ऐसा गुनाह किया था। जब उस राष्ट्रपति पार्डन दे देते हैं तो इट मीन्स क्या है? इससे भी बरी और इससे भी बरी, दोष मुक्त हो गया वह व्यक्ति, ना तो उसको अभी सज़ा मिलेगी और ना उसको अब कोई फ्यूचर में उस पर कोई ऐसा ब्लेम लगाया जाएगा कि भाई इसने ये दोष किया था, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति से पार्डन मिल चुका है, अब वो दोष मुक्त हो चुका है। क्लियर है? लेकिन गवर्नर को ऐसी शक्तियाँ नहीं दी गई हैं। गवर्नर को सिर्फ और सिर्फ डेथ के सेंटेंस में जो अगर किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस दी गई है तो वो उसको क्या करेंगे? पार्डन तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ रिस्पाइट, रिप्राइव, सस्पेंड या कम्यूट कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब अगेन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर किसी बच्चों को ये लग रहा है कि सर इनका मतलब क्या होता है, तो प्रेसिडेंट का जो लेक्चर है उसको आप आराम से देखना, उसमें मैंने डिस्कस किया है। हाँ, अगर उसमें अगर आपको लगे कि सर ये पॉइंट मुझे दोबारा समझा दो तो आप कमेंट में डाल देना, मैं आपको या तो कमेंट में या फिर कभी मान लो जैसे करंट अफेयर करवाऊंगा तो उसमें आपको मैं करवा दूंगा, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट जो आता है वो ये है कि जैसे अगर मान लो जैसे मैंने आपको बताया जो मिलिट्री कोर्ट होती है, ठीक है, मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स होती है, मिलिट्री कोर्ट होती है, तो क्या करती है? कोर्ट मार्शल करती हैं अपने ऑफिसर्स का या जवानों का। उस केस में अगर किसी जवान को या किसी ऑफिसर को क्या हुआ, कोर्ट मार्शल के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है, या उसको कोई सजा मिली है कोर्ट मार्शल से, उस केस में भी प्रेसिडेंट जो है उनको पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है वो कर सकते हैं। लेकिन गवर्नर के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, गवर्नर के पास दो चीज़ें नहीं है प्रेसिडेंट के कंपैरिजन में। जब मैं बात करता हूँ किसकी, मैंने नहीं लिखा है, चलो लिख देता हूँ, पार्डनिंग पावर। ये सारी मैं बातें किसकी कर रहा हूँ? पार्डनिंग, यानी कि क्षमा याचना की शक्तियाँ। तो गवर्नर के पास सिर्फ एक ही है, वो ये कि वो जो है अगर स्टेट लॉ से रिलेटेड कोई किसी व्यक्ति को सजा मिली है तो उसके रिलेटेड उसको सारी मिली हुई है प्रेसिडेंट के समक्ष है वो। लेकिन अगर उसको डेथ सेंटेंस है तो गवर्नर के पास वो शक्ति नहीं है कि वो पार्डन रहे। दूसरा, कोर्ट मार्शल, मिलिट्री जो कोर्ट है उसके थ्रू किसी व्यक्ति को कोर्ट मार्शल हुआ है तो उसमें उसको कोई पावर नहीं है। ये दो चीज़ें आपको याद रखें, गवर्नर के केस में डिफरेंट है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हमारा जो है काफ़ी प्यारा जो है चैप्टर फिनिश हो जाता है। अब देखिए, बात करते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आप कहो तो इसकी मैं आपको एक बार झलकियाँ दिखा देता हूँ कॉपी की, ठीक है। इससे होगा क्या, ताकि आप एक बार ना जो कॉन्स्टिट्यूशन है आप देख ले कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। चलिए, मैं आपको ना बस सारा इसको डिटेल में पढ़ूंगा नहीं, मैं जस्ट इसको झलकियाँ दिखा देता। देखिए, हमने गवर्नर पढ़ा है, किसके अंदर आता है ये देखिए, पार्ट 6 द स्टेट्स, चैप्टर 2 द एग्जीक्यूटिव, जो सबसे पहले मैंने लेक्चर के अंदर डिस्कस कर दिया था। गवर्नर 153 गवर्नर ऑफ स्टेट्स होगा ही होगा,
ठीक है। अब इसको आप पॉज करके खुद पढ़ लेना, ठीक है। आप इसको अगर पढ़ेंगे तो जो बातें मैंने आपको बताई हैं एज इट इज इसमें मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट बताता है। आर्टिकल नंबर 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। देखिए यहाँ पे दो ही चीज़ें बोली है कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, सिंपल यही बोला गया और कुछ नहीं है। उसके बाद टर्म, और यहाँ पे जो मैं दिखाना चाहता था, चलो नेक्स्ट आएगा भी वो, हाँ क्वालिफिकेशन। देखिए यहाँ पे लिखा है ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड कंप्लीटेड 35 ईयर्स, बस ये दो क्वालिफिकेशन दे रखे हैं। अपॉइंटमेंट गवर्नर किसको करोगे बस। टर्म्स क्या है ऑफिस ऑफ गवर्नर की, वो यहाँ सारी दे रखे हैं आर्टिकल नंबर 156 में। ओके 158 में क्या कंडीशन ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, जो मैं आपको बताया था कि वो हाउस एमएलए एमपी नहीं होना चाहिए, सारे वो इसमें यहाँ डिस्कस किया। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए। उसके बाद ओथ क्या लेगा वो यहाँ पर मेंशन की हुई है, ठीक है। नेम ऑफ द स्टेट यहाँ पे, ठीक है। सारे आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आपको आर्टिकल पता होना चाहिए। 159 में ओथ की डिस्कशन हुई है, ठीक है, और कुछ नहीं। अगर आप जब आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें अगर आप ऐसे लिखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि एक वैल्यूड आपका जो है आंसर बन जाता है। उसके बाद 160 बोलता है कुछ फंक्शन है जो गवर्नर जो डिस्चार्ज करते हैं अपने उसमें ड्यूटीज में, ठीक है, वो देखते हैं। पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन डिस्पाइट, जो अभी हमने डिस्कस किया सबसे लास्ट में, वो आर्टिकल 161। तो मैंने आपको शायद बताया था कि लेक्चर के बीच में कि मैं बता दूंगा आपको, मैंने शायद 167 बताया था उस टाइम, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था एग्जैक्ट अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, तो उसका आंसर है 161 आर्टिकल, ठीक है। फिर आता है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये हम करेंगे कल, क्लियर। चलिए तो यहाँ पे हमारा जो ये बेहतरीन लेक्चर है हो जाता है समाप्त। तो चलिए यहाँ पे हो जाता है गवर्नर फिनिश। देखिए अब जो गवर्नर का जो आपका ये टॉपिक है, ये लगभग 1.5 घंटे के लगभग का लेक्चर हो चुका है। अब ये गवर्नर और प्लस में प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट दो पार्ट में कराया था, गवर्नर तो चलो मैंने एक लेक्चर में कन्वर्ट कर दिया है। अगर मैं दोनों को कंपैरेटिव करता तो आप एक चीज़ देखिए, हालांकि कंपैरेटिव तो यहाँ हो गया है, पार्डनिंग पावर में देख लिया हमने, वीटो पावर में देख लिया, तो हमने कंपैरेटिवली पढ़ लिया है। लेकिन अगर मैं उस टाइम करवाता तो हो सकता कुछ चीज़ें ऐसी तो मिस हो जाती, ठीक है। चलिए तो यहीं पे मैं आपको अब देता हूँ रेस्ट, और अब आप आराम से इस लेक्चर को देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीज़ों को समझो पहले, ठीक है। और उसके बाद जितने हो सके आप अपने MCQs को सॉल्व करना, यही है ये हर एग्जाम को क्लियर करने का फंडा। सो टिल देन हैप्पी लर्निंग, हैव ए गुड डे।